आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 61। डेंटियन मुर्गी के अंडे जैसा था, लेकिन उसमें गंदगी भरी थी। सिर्फ इस गंदगी को तोड़कर और साफ करके और डेंटियन अंडे को ठीक करके ही डेंटियन का इस्तेमाल किया जा सकता था। इस समय ब्रेकर थ्रू पॉइंट एक और अजीब शक्ति में बदल गया था। ये शक्ति निचले डेंटियन में गंदगी को असरदार तरीके से खत्म कर सकती थी और निचले डेंटियन को सभी दिशाओं में ठीक कर सकती थी। निचले डेंटियन की ओर जाने वाला रास्ता भी गंदगी से भरा था। इस गंदगी को भी साफ करने की ज़रूरत थी। सिर्फ इस गंदगी को साफ करके ही डेंटियन में गंदगी साफ की जा सकती थी। यह अर्थ पास रेलम की रुकावट भी थी। इस रास्ते को साफ करते समय जरा सी भी लापरवाही से पृथ्वी की अंदरूनी गंदी हवा से खराब हो सकती थी, जिससे मार्शल आर्टिस्ट पागल हो सकता था। इसलिए अर्थ पास रेलम की रुकावट को तोड़ना इतना आसान नहीं था। खुशकिस्मती से जू वुआन को बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की मदद मिली। इन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स में जो अजीब ताकत बदल गई, उससे आसानी से गंदी हवा दूर हो सकती थी। जब तक जू वुआन इन अजीब ताकतों को आगे बढ़ाता और धरती की इनक्यूई पीछे से मदद करती, वह आसानी से बेड़ियों की परतों को तोड़कर अर्थ पास रेलम की ओर बढ़ सकता था। जू वुआन गुस्से में आगे बढ़ा। बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स जोर से डाले गए, जो एक अजीब ताकत में बदल गए, जिससे जू वुआन की ताकत लगातार बढ़ती गई। निचले डेंटियन की ओर जाने वाला ये रास्ता बहुत तेज स्पीड से खुला, जो आम मार्शल आर्टिस्ट की सोच से भी कहीं ज्यादा था। जब गंदी क्यूई दूर हो गई तो जू वुआन के शरीर की गंदगी भी साफ हो गई, जिससे जू वुआन के शरीर की हड्डी में थोड़ा बदलाव आया। हालांकि इस बार मसल टेंडन चेंजिंग और मैरो क्लींजिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट के दौरान मसल टेंडन चेंजिंग और मैरो क्लींजिंग जितना अच्छा नहीं था। ये तो बस एक साइड बेनिफिट था। जू वुआन इससे पहले ही काफ़ी खुश था, लेकिन जू वुआन को यह नहीं पता था कि भले ही उसका मसल टेंडन चेंजिंग और मैरो क्लींजिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट के बराबर नहीं हो सकता, फिर भी यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनमेंट के दौरान एक आम मार्शल आर्टिस्ट के मसल टेंडन चेंजिंग और मैरो क्लींजिंग के बराबर हो सकता है। असल में यह उससे भी कहीं ज़्यादा था। इस वजह से जू वुआन का टैलेंट और काबिलियत बेशक और मजबूत हो गई थी। हेवन पास आसमान पर चढ़ने जैसा था और अर्थ पास पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। इसके अलावा वे आम पहाड़ों पर नहीं, बल्कि उन खतरनाक चोटियों पर चढ़ रहे थे। अगर वे सावधान नहीं रहते तो मार्शल आर्टिस्ट के गिरने का खतरा था। एक बार जब कोई खतरनाक चोटी से नीचे गिर जाता तो उसकी इंटरनल ची खत्म हो जाती और उसकी ताकत बहुत कम हो जाती। गंभीर मामलों में वह पागल हो जाता और सीधे मर जाता। इससे पता चलता है कि अर्थ पास कितना मुश्किल था। अगर ऐसा न होता तो इसे अर्थ पास नहीं कहा जाता। ब्रेकर थ्रू पॉइंट की मदद से भी जू वुआन को सड़क के आखिर तक पहुंचने और अर्थ इंटरनल ची की पहली बूंद निचले डेंटियन में भेजने में लगभग 4 घंटे लगे, जो गंदी ची से भरा था। इस समय जू वुआन अभी भी आगे नहीं बढ़ा था। इसके बाद उसे अपने निचले डेंटियन में एक सुरक्षित जगह खोलने के लिए पृथ्वी की अंदरूनी ची का इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी, ताकि पृथ्वी की अंदरूनी ची आसानी से अंदर और बाहर आ सके। तभी उसे अर्थ गेट दायरे के शुरुआती स्टेज में आगे बढ़ा हुआ माना जा सकता था। लेकिन रास्ते में मौजूद गंदी ची के मुकाबले निचले डेंटियन में और भी ज़्यादा गंदी ची थी। यह एक नदी और समुद्र की तरह थी, जो धरती की अंदरूनी ची की ओर बढ़ रही थी। अगर कोई सावधान नहीं रहता तो धरती की अंदरूनी ची खराब हो जाती और जू वुआन को बहुत नुकसान पहुंचाती। अगर वह बचने के लिए समय पर अपनी पूंछ नहीं काट पाता तो मार्शल आर्टिस्ट के शरीर की सारी अंदरूनी ची खराब हो जाती। उस समय वह सिर्फ अपनी अंदरूनी ची बर्बाद कर सकता था, और उसे यह जल्द से जल्द करना था। नहीं तो गंदी ची मार्शल आर्टिस्ट के पूरे शरीर को गंदा कर देती। निचला डेंटियन रास्ते से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसके सामने ब्रेकर थ्रू पॉइंट से बनी अजीब ताकत के बावजूद धरती की अंदरूनी ची को जाल से बची कुछ मछलियों को खत्म करने की ही जरूरत थी। लेकिन यह अभी भी खतरनाक था। जू वुआन के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। इससे जू वानहाओ को साफ साफ महसूस हुआ कि अर्थ पास रेलम कितना डरावना था। ब्रेकर थ्रू पॉइंट की मदद से भी उसके लिए इसे पार करना बहुत मुश्किल था। उन मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए जिनके पास ब्रेकर थ्रू पॉइंट की मदद नहीं थी। कोई हैरानी नहीं कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया कहती थी कि 10,000 में से सिर्फ एक ही अर्थ पास रेलम तक पहुंच सकता है, और 10,000 में से सिर्फ एक ही हेवन पास रेलम तक पहुंच सकता है। इसका मतलब था कि 10,000 मार्शल आर्टिस्ट में से जिन्होंने अर्थ पास रेलम तक पहुंचने की कोशिश की, उनमें से एक भी कामयाब नहीं हो सका। इसलिए जब तक कोई अर्थ पास रेल में कदम रख सकता था, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना थी कि कोई मार्शल आर्टिस्ट बेड़ियों को तोड़कर फाउंडेशन मेरिडियन स्टेज में कदम रख पाएगा। ये हवा और बारिश में लहराते अंडों के ढेर जितना खतरनाक था। जू वुआन को भी यही महसूस हुआ। धरती की इनक्यूई गंदगी से भरे निचले डेंटियन के अंधेरे में एक मोमबत्ती की तरह थी। इसे कभी भी अंधेरा निगल सकता था, जिससे पूरा निचला डेंटियन फिर से गंदगी में डूब जाता। चारों तरफ से गंदी हवा एक तूफान की तरह थी, जो गरज रही थी और धरती की इंटरनल क्यूई से बनी मोमबत्ती की लौ को बुझाने की कोशिश कर रही थी।
खुशकिस्मती से ब्रेक थ्रू पॉइंट से एक अजीब ताकत बनी हुई थी जो इसे बचाती थी और साथ ही गंदी हवा को भी खत्म कर देती थी। इससे मोमबत्ती की हिलती हुई लौ बनी रही और बुझी नहीं। मोमबत्ती की लौ ने जिद्दीपन से बाहर निकल रही गंदगी के रेशों को बुझा दिया। ये बड़ी और तेज होती गई, धीरे धीरे एक जगह को स्थिर कर दिया ताकि इस जगह पर कोई गंदगी न फैले। एक अनजान समय के बाद जब ये जगह पूरी तरह से स्थिर हो गई और तेजी से शुद्ध और तेज होती धरती की इंटरनल क्यूई से भर गई, तो इसका मतलब ये भी था कि जुवोवान की ताकत आखिरकार अर्थपास को तोड़कर एक नए दायरे में पहुंच गई थी। अर्थपास दायरा। हालांकि वह अर्थ गेट रेल्म के शुरुआती स्टेज तक ही आगे बढ़ा था और उसके निचले डेंटियन में सिर्फ एक छोटा सा एरिया खुला और पोषित हुआ था, लेकिन इस छोटे से एरिया में जमा इनक्यूई की मात्रा पहले से ही जुवानहाओं के मेरिडियन में जमा इनक्यूई की मात्रा के बराबर थी। निचला डेंटियन, जिसे इनक्यूई से तपाया गया था, असलियत और भ्रम के बीच में था। ये बहुत ज्यादा इनक्यूई जमा कर सकता था। एक खास ताकत के तौर पर इनक्यूई भी असलियत और भ्रम के बीच में था। छोटा सा दिखने वाला निचला डेंटियन असल में 1 फुट अर्थ इनक्यूई जमा कर चुका था, जिससे इनक्यूई का एक धुंध बन गया था जो आसपास की गंदी क्यूई के क्षरण और हमले का विरोध कर रहा था। गंदी हवा का विरोध करने की प्रक्रिया में धरती की इंटरनल क्यूई भी तपाए और पीट पीट कर शुद्ध और मजबूत हो गई। इस समय भले ही जुवानहाओ अर्थ गेट रेल्म तक आगे बढ़ गई थी, फिर भी वह पूरी तरह से अर्थ गेट से बाहर नहीं निकली थी। आखिरकार उसके निचले डेंटियन में अभी भी इतनी गंदी ची थी कि उसे साफ करने के लिए और समय और एनर्जी की जरूरत थी। अपने निचले डेंटियन से सारी गंदगी खत्म करने के बाद ही यह माना जा सकता था कि उसने अर्थ गेट तोड़ दिया है और साधना के अगले स्टेज की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन जिस स्पीड से जुवयांग ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल कर रहा था, उसे अर्थ गेट को पूरी तरह से तोड़ने और हायर स्टेज के लिए तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। इसलिए सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करने और अर्थ गेट रेल्म के शुरुआती स्टेज में अपनी ताकत को स्टेबल करने के बाद जुवोवान एक सही फाउंडेशन वेन कल्टीवेशन टेक्निक ढूंढने के लिए स्टडी रूम में गया। लिमिटलेस अर्थ टेक्निक सिर्फ बॉडी टेम्परिंग स्टेज पर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डिवाइन टेक्निक थी। वेन कास्टिंग स्टेज पर इसका कोई कल्टीवेशन मेथड नहीं था। इसलिए जुवोवान को अभी भी सबसे मजबूत स्पिरिट मेरिडियन बनाने के लिए वेन कास्टिंग स्टेज के लिए सही कल्टीवेशन टेक्निक ढूंढनी थी। तथाकथित मेरिडियन कास्टिंग स्टेज का मकसद निचले डेंटियन से जुड़े 9 स्पिरिचुअल मेरिडियन बनाना और मार्शल आर्टिस्ट के शरीर से गुजरना था। यह न सिर्फ बड़ी मात्रा में इनक्यूई स्टोर कर सकता था, बल्कि यह मार्शल आर्टिस्ट के पूरे शरीर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी ड्राइव कर सकता था। ये स्पिरिट मेरिडियन बाहरी दुनिया से हेवन और अर्थ स्पिरिट क्यूई को भी असरदार तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते थे, जिससे मार्शल आर्टिस्ट को बहुत तेज स्पीड से बेहतर होने में मदद मिलती थी। हालांकि लोअर डेंटियन में ये काबिलियत नहीं थी। सिर्फ स्पिरिट मेरिडियन के जरिए ही हेवन और अर्थ स्पिरिट क्यूई को एब्जॉर्ब किया जा सकता था। ठीक इसी वजह से मार्शल आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए इन 9 मेरिडियन को स्पिरिट मेरिडियन कहा जाता था। जिस दिन जुवोवान को फ्लॉलेस दाओ फाउंडेशन मिला, उस दिन उसके शरीर में 9 स्पिरिट मेरिडियन का एम्ब्रियोनिक रूप पहले ही आ चुका था। एम्ब्रियोनिक रूप में इन 9 स्पिरिट मेरिडियन के साथ जुवोवान स्पिरिट मेरिडियन बनाते समय आधी मेहनत में 2 गुना रिजल्ट पा सकता था। इसमें आम मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में बहुत कम समय और एनर्जी लगती थी। यह मार्शल आर्ट के रास्ते पर जुवोयांग की साधना के लिए एक बहुत ज़रूरी बढ़ावा था। इसके अलावा इन 9 स्पिरिचुअल मेरिडियन के एम्ब्रियोनिक रूप के जरिए जुवोयांग द्वारा बनाए गए स्पिरिचुअल मेरिडियन आम मार्शल आर्टिस्ट से कहीं बेहतर होंगे। इसमें ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इंटरनल ची हो सकती थी। इसके फायदे साफ थे। ध्यान से चुनने के बाद जुवोवान ने एक बेमिसाल दिव्य टेक्निक चुनी जिसे स्टडी में वेन बिल्डिंग स्टेज में कल्ट किया गया था। इस बेमिसाल दिव्य टेक्निक को कहा जाता था जियांगहे वेन फोर्जिंग रिकॉर्ड। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस बेमिसाल दिव्य टेक्निक से बनी स्पिरिचुअल वेन्स यांगिजी नदी की तरह थीं। वे बहुत बड़ी और मजबूत थीं और कहा जा सकता था कि वे लिमिटलेस अर्थ टेक्निक की ही ओरिजिन की हैं। जियांगहे मेरिडियन फोर्जिंग मैनुअल को लिमिटलेस अर्थ टेक्निक से कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छी बेमिसाल दिव्य टेक्निक कहा जा सकता है। हालांकि इसे कल्ट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए जू रॉयल फैमिली के ज़्यादातर योद्धाओं ने इसे कल्ट करना नहीं चुना। पिछले 100 सालों में जू रॉयल फैमिली के सिर्फ एक व्यक्ति ने रिवर मेरिडियन फोर्जिंग रिकॉर्ड को अपनी मुख्य कल्टिंग टेक्निक के तौर पर चुना था। ये व्यक्ति नौझाओ नेशन के अजय मैड एम्परर जू जेनवू के नाम से जाने जाने वाले बेमिसाल एक्सपर्ट थे। जुवोयान जल्द ही दूसरी बनने वाली थी। ब्रेक थ्रू पॉइंट और ज़बरदस्त टैलेंट की मदद से जुवोयान को यकीन था कि जियांगहे वेन फोर्जिंग रिकॉर्ड, जो दूसरों के लिए बहुत मुश्किल था, उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। वेन कास्टिंग स्टेज के लिए कल्टीवेशन टेक्निक चुनने के बाद जुवोवान ने इसे समझना शुरू किया। होस्ट को बधाई कि आपने ज़िंदगी में पहली बार पीयरलेस डिवाइन टेक्निक रिवर मेरिडियन बिल्डिंग रिकॉर्ड पढ़ा। आपने 5000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि आपने ज़िंदगी में पहली बार पीयरलेस डिवाइन टेक्निक रिवर मेरिडियन फोर्जिंग रिकॉर्ड समझा। आपने 8000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं।
होस्ट को अपनी ज़िंदगी में पहली बार एंट्री लेवल जियांग हे वेन फोर्जिंग रिकॉर्ड समझने के लिए बधाई। आपको 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जू वुयान के टैलेंट और समझने की काबिलियत से उसे जियांग हे वेन फोर्जिंग रिकॉर्ड को समझने में बस कुछ ही घंटे लगे। अर्थ गेट के पीक पर पहुंचने के बाद जू वुयान जियांग हे वेन फोर्जिंग रिकॉर्ड को कल्ट करना शुरू कर पाएगा और स्पिरिट मेरिडियन बना पाएगा। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे बेहतरीन मेरिडियन कास्टिंग डिवाइन आर्ट के तौर पर जियांग हे का मेरिडियन कास्टिंग रिकॉर्ड जू वुयान को 9 स्पिरिट मेरिडियन बनाने में मदद कर सकता था। ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्ट मेरिडियन कास्टिंग स्टेज पर सिर्फ 4 या 5 स्पिरिट मेरिडियन ही बना पाते थे। भले ही कोई टॉप नॉच मेरिडियन बिल्डिंग मार्शल आर्ट कल्ट करे, फिर भी बनने वाले स्पिरिचुअल मेरिडियन की संख्या 7 से ज़्यादा नहीं होगी। सिर्फ एक बेमिसाल मेरिडियन बिल्डिंग डिवाइन आर्ट ही 9 स्पिरिचुअल मेरिडियन बना सकता था। 9 सबसे ज़्यादा संख्या थी। थ्योरी में 9 स्पिरिट मेरिडियन पहले से ही सबसे ज़्यादा संख्या थी। स्पिरिट मेरिडियन के जो एक मार्शल आर्टिस्ट वेन कास्टिंग स्टेज पर बना सकता था। हर बार जब एक स्पिरिट वेन बनती थी तो एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत बहुत बढ़ सकती थी। आमतौर पर जब तक कोई स्पिरिट वेन के स्टेज में जा सकता था उसे पूरे 9 झाओ किंगडम में थर्ड रेट एक्सपर्ट माना जा सकता था। जिन्हें मास्टर का टाइटल दिया गया था वे असल में सदर्न वेस्टलैंड में आज़ादी से घूम सकते थे। जब तक वे मौत नहीं चाहते थे वे शायद ही कभी खतरे में पड़ते थे और उनके पास खुद को बचाने के लिए काफ़ी ताकत होती थी। एक आम काउंटी में एक थर्ड रेट एक्सपर्ट पहले से ही एक टॉप नॉच अस्तित्व था। कुछ काउंटी शहरों में भी एक थर्ड रेट एक्सपर्ट आसानी से टाइकून बन सकता था। हालांकि जू वुयान को अभी फाउंडेशन मेरिडियन स्टेज में आना बाकी था, लेकिन अपने मजबूत कल्टीवेशन फाउंडेशन के साथ बहुत शक्तिशाली पियरलेस डिवाइन टेक्निक, लिमिटलेस अर्थ टेक्निक और 9 ड्रैगन्स फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स के साथ उसकी पूरी ताकत पहले से ही गेम में एक आम थर्ड रेट एक्सपर्ट के करीब थी। एक स्टेज पार करके दुश्मन से लड़ने में सक्षम, यही वो ताकत थी जो जू वुयान ने जमा की थी। अगर पागल सम्राट जू जेनवू को जू वुयान की अभी की ताकत का पता चल जाता तो जू वुयान पक्का एक दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता। इतने टैलेंटेड क्राउन प्रिंस के सामने पागल सम्राट जू जेनवू, जो टैलेंट से बहुत जलता था, पक्का उसे जिंदा नहीं रहने देता। इस समय जू वुयान के पास मुश्किल से खुद को बचाने की ताकत थी। कम से कम भविष्य में कोई अनजान महिला जासूस उसकी ताकत की जांच करने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसे छू तो नहीं लेगी। पूरे क्राउन प्रिंस पैलेस में भी जू वुयान की ताकत मुश्किल से बीच में रैंक करने लायक थी। जू वुयान को दुनिया छोड़े हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ था, लेकिन इतने कम समय में जू वुयान ने न सिर्फ एक अपाहिज से अपनी नींव फिर से बनाई थी, बल्कि उसने एक बेमिसाल बेदाग नींव भी हासिल की थी। वह एक कमज़ोर से भी आगे बढ़ गई थी। अर्थ गेट रेल्म के शुरुआती स्टेज में एक आम इंसान से तीसरे दर्जे का एक्सपर्ट बन गया। इस दौरान उसने लगातार 9 बड़े रेल्म और 33 छोटे रेल्म पार किए। इतनी तेज़ी तो बस चौंकाने वाली थी। बाहर की दुनिया के आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, जो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि खुद जू वुयान को भी उम्मीद नहीं थी कि स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम इतना ज़बरदस्त होगा। बस 1-2 हफ्ते में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी। वह अब रॉकेट पर नहीं सवार था, वह बस एक सुपरल्यूमिनल स्पेसशिप पर सवार था। आम हालात में अगर कोई आम इंसान अर्थ पास रेल में साधना करना चाहता तो भले ही दूसरा पक्ष कोई बेमिसाल हेवंस फेवरेट ही क्यों न हो, ये लगभग 10 साल के बिना नामुमकिन होता। अगर वह कोई आम मार्शल आर्टिस्ट होता तो उसे लगभग 50 साल या उससे भी ज़्यादा लगते। लेकिन जू वनहाओ कुछ ही दिनों में अर्थ पास रेल में आगे बढ़ गया था। दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क था कि उसे स्वर्ग और धरती भी नहीं कहा जा सकता था। इस समय जू वुयान की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वह आसानी से घरों को तोड़ सकता था और नदी को पीछे की ओर बहा सकता था। बस हाथ उठाने से ही उसकी ताकत 100,000 पाउंड से ज़्यादा थी। अगर वह धरती पर होता तो वह पक्का एक सुपरह्यूमन होता। मार्वल फिल्मों के कई हीरो में शायद जू वुयान जैसी ज़बरदस्त ताकत नहीं थी। एक हफ्ते पहले जू वुयान अभी भी धरती पर था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि न सिर्फ वह एक हफ्ते बाद ट्रांसमाइग्रेट करेगा, बल्कि इतने कम समय में इतनी ज़बरदस्त ताकत भी हासिल कर लेगा। हालांकि यह ताकत वह नहीं थी जो जू वुयान चाहता था, ये स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम की वजह से मजबूरी में मिली थी। अगर जू वुयान धरती पर वापस आता तो उसे पूरा भरोसा था कि वह ओलंपिक्स में 90% से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतेगा और एक ऐसा चीनी सुपरहीरो बनेगा जो धरती के लोगों की सोच से भी आगे निकल जाएगा। जब उसकी ताकत इतनी बढ़ गई तो उसे आदत डालने के लिए कुछ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ी। कहीं ऐसा न हो कि गलती से उसकी कोई कमी निकल जाए और उसके आसपास के दुश्मनों को पता चल जाए। हालांकि दिन का ज़्यादातर समय पढ़ाई में बीतता था। जू वुयान रात का फ़ायदा उठाकर चुपचाप सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में घुस सकता था और 9 ड्रैगन्स फिस्ट और इल्यूजन गॉड स्टेप्स सीख सकता था। बूम बूम बूम, दहाड़ दहाड़ दहाड़, यिन यिन यिन, डॉट डॉट। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद अपने कमाल के टैलेंट और समझ से जू वुयान ने 9 ड्रैगन फिस्ट को पहले ही परफेक्शन के दूसरे लेवल तक सीख लिया था।
वह पहले से ही तीसरे लेवल के बहुत करीब था। आज रात जू वुयान तीसरे लेवल तक पहुंचने के लिए तैयार था और उसकी लड़ने की ताकत और बढ़ जाएगी। एक बार जब वह 9 ड्रैगन फिस्ट को तोड़ पाएगा तो जू वुयान की ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी। उस समय वह मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आम थर्ड ग्रेड मास्टर्स के बराबर खड़ा हो पाएगा। अनजाने में जू वुयान पहले से ही इसमें डूब चुकी थी। 9 ड्रैगन फिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और पावरफुल होता गया। हर मूव के साथ ड्रैगन और टाइगर की दहाड़ सुनाई देती थी और इसकी पावर बहुत चौंकाने वाली थी। कुछ देर बाद एक साफ ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। जू वुयान के 9 ड्रैगन फिस्ट की पावर अचानक बहुत बढ़ गई, जो पहले वाले से कहीं ज़्यादा थी। होस्ट को बधाई कि उसने ज़िंदगी में पहली बार 9 ड्रैगन फिस्ट को तीसरे लेवल तक कल्टिवेट किया। आपको 30,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की इंपॉर्टेंस की वजह से 90% ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। यह एक बेमिसाल मार्शल आर्ट थी जिसे जू रॉयल फैमिली की सबसे मुश्किल फिस्ट टेक्निक के तौर पर जाना जाता था। ठीक इसी तरह जू वुयान ने कुछ ही दिनों में इस टेक्निक की रुकावट को तोड़ दिया और तीसरे लेवल पर पहुंच गया। एक बार जब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो वह 3 गुना ताकत और अटैक पावर दिखा सकता था। यह पावर बहुत शानदार थी। इससे जू वुयान को नेचुरली बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले, लेकिन इन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को मस्टर्ड सीड सीक्रेट टेक्निक ने कुछ समय के लिए दबा दिया। ब्रेक थ्रू के बाद जू वुयान अभी इंस्पिरेशन इरप्शन के स्टेज में थी। हर मूव मजबूत होता जा रहा था और 9 ड्रैगन फिस्ट पर उसकी पकड़ हैरानी की बात है कि तेजी से स्टेबल हो रही थी। कुछ ही मिनटों में जू वुयान ने लगातार कई बार 9 ड्रैगन फिस्ट किया, जिससे दायरे का तीसरा लेवल पूरी तरह से स्टेबल हो गया। इसके अलावा सुधार के हल्के संकेत भी थे। तभी जू वुयान धीरे धीरे रुकी। उसी समय जू वुयान, जो अपने ध्यान से जागी थी, उसके चेहरे पर कुछ बदलाव आया। उसे कुछ महसूस हुआ और उसने जल्दी से सीक्रेट कल्टीवेशन रूम खोला। उसने अपनी पर्सनल मेड चूजिया को बेडरूम से बाहर निकलते देखा। वापस आओ, जू वुयान जल्दी से चिल्लाए, लेकिन चूजिया मुड़ी नहीं, बल्कि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। महाराज, इस नौकरानी ने दिन में गलती से कुछ पीछे छोड़ दिया था, इसलिए मैं उसे ढूंढने अंदर आई थी। ये नौकरानी अब बाहर जाएगी। मुझे माफ़ कर दो महाराज। अगर तुमने बेडरूम से बाहर निकलने की हिम्मत की तो मैं पक्का तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगी। मेरे पास अभी भी यह पावर है। ये सीन देखकर जू वुयान को पता चल गया कि चूजिया को क्या पता था और उसने तुरंत उसे धमकी दी। साथ ही उसने ऐसा दिखाया कि उसका दाहिना पैर अभी भी घायल है और लंगड़ाते हुए चूजिया की ओर बढ़ी। चूजिया जू वुयान से इतनी डर गई थी कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह वहीं खड़ी रही और हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। हालांकि जू वुयान एक मौत का इंतजार कर रहा क्राउन प्रिंस था। भले ही वह मौत का इंतजार कर रहा हो, फिर भी वह एक क्राउन प्रिंस था। उसकी ताकत चूजिया से कहीं ज्यादा थी। उसके लिए उसे मारना या उसके पूरे परिवार को खत्म करना बहुत आसान था। ये देखकर कि चूजिया रुक गई है, जू वुयान ठंडे चेहरे से उसके पास गया और उसकी चमकती आंखों में देखा। तुमने अभी क्या सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। नहीं, इस नौकर ने कुछ नहीं सुना। चूजिया ने बार बार अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ बस उस हेयरपिन को ढूंढने आई हूँ जो मैंने दिन में खो दिया था। मुझे नहीं पता कि क्राउन प्रिंस ने सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में क्या किया। जू वुयान मुस्कुराए। सच में? तो तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ इस नौकर का है, चूजिया ने घबराकर कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जू वुयान ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और देखा कि उसके हाथ में जो चीज़ें थीं वे ईयरफोन जैसी थीं। उन्हें दीवार पर लगाकर घर में होने वाली हलचल सुनी जा सकती थी। भले ही सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बारीकी से बनी चीज़ की मदद से अंदर कुछ हलचल सुनी जा सकती थी। अगर जू वुयान का अंदाज़ा सही था तो चूजिया ने ड्रैगन और टाइगर की दहाड़ ज़रूर सुनी होगी। वह जानती थी कि जू वुयान के 9 ड्रैगन फिस्ट में अचीवमेंट्स कम नहीं थे, इसीलिए वह इतनी घबराई हुई थी और जाने के लिए तैयार थी। खुशकिस्मती से जब जू वुयान 9 ड्रैगन फिस्ट तक पहुंची थी तो उसने ज्ञान की उस अवस्था की मदद से बाहर की हलचल को थोड़ा बहुत महसूस किया था। वरना अगर जू जिया ऐसे ही बेडरूम से निकल जाती और जू वेंसी से कहती, जो सुअर होने का नाटक कर रहा था, उसके नतीजे सोच से भी परे होते। हालांकि उसे पता था कि चूशिया को उसके कुछ राज पता चल गए हैं, फिर भी जू वुयान ने चूशिया को यूं ही मारने की हिम्मत नहीं की। वरना ये साफ हो जाता कि उसे बुरा लग रहा था। तो उसे चूशिया के साथ आगे कैसा बर्ताव करना चाहिए? चूशिया को देखते हुए, जिसका चेहरा कागज जैसा पीला था, जू वुयान ने कहा, अब तुम्हें और क्या कहना है? ये नौकर, चूशिया हकलाया, ये नौकर दोषी है, प्लीज मैं महाराज से गुजारिश करता हूं कि इस नौकर की जान बख्श दें। जैसे ही उसने कहा, चूजिया जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और जू वुयान से विनती करने लगी।
जू वुवान ने एक पल सोचा, फिर अचानक मुस्कुराए और चूजिया को उठने में मदद की। चिंता मत करो, हालांकि तुमने इस राजा की मार्शल आर्ट प्रैक्टिस पर कान लगाकर सुना था और पता लगाया था कि इस राजा के पास 9 ड्रैगन फिस्ट में एक खास टैलेंट है। ये राजा हमेशा से दयालु रहा है। मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। भविष्य में ये नौकर दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद महाराज इस नौकर को माफ करने के लिए। चूजिया ने बार बार सिर झुकाया और आखिरकार उसके नाजुक छोटे चेहरे पर खून की एक लकीर आ गई। जू वुआन ने सिर हिलाया। ये राजा जानता है कि तुम मेरे 38वें भाई जू वेंसी के अंडर हो। तुम उसे यह जरूर बताओगे, लेकिन छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि इस राजा के पास अपने कल्टीवेशन दायरे को बढ़ाने का ज़्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन किसी वजह से मेरे पास 9 ड्रैगन फिस्ट में कुछ टैलेंट है। इसीलिए मैं 9 ड्रैगन फिस्ट के दूसरे लेवल तक पहुंच पाया। ड्रैगन और टाइगर की दहाड़ें जो तुमने पहले सुनी थी, वो इसलिए थी क्योंकि इस राजा का 9 ड्रैगन फिस्ट अभी अभी टूटा था। ये नौकर समझता है। चूजिया ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। महाराज, आप 9 ड्रैगन फिस्ट को तीसरे नंबर पर इसलिए पहुंचा पाए क्योंकि आपको अचानक एहसास हुआ, नहीं, दूसरा लेवल। मुझे माफ़ कर दो महाराज, इस नौकर ने कुछ गलत कह दिया। जू वुआन चुप रही क्योंकि उसने चूजिया को गंभीरता से देखा। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि क्या उसे इस सस्ती नौकरानी को मार देना चाहिए। अगर जू वुआन के 9 ड्रैगन फिस्ट के दूसरे लेवल तक पहुंचने की खबर फैल जाती तो भी इसे अचानक एहसास ही कहा जा सकता था, लेकिन यह बात कि वह 9 ड्रैगन फिस्ट को तीसरे लेवल तक ले जा सका, अब अचानक हुई समझ के तौर पर नहीं समझा जा सकता था। 9 ड्रैगन फिस्ट को साधना बहुत मुश्किल था। जब तक कोई कई बार या दर्जनों बार ज्ञानी न हो जाए, तब तक 17 साल की उम्र में 9 ड्रैगन फिस्ट को तीसरे लेवल तक ले जाना मुमकिन नहीं था। क्या इसे अब भी अचानक ज्ञान कहा जाता था? इसे असाधारण टैलेंट कहा जाता था। खुशकिस्मती से चूजिया ने अनजाने में 9 ड्रैगन फिस्ट की अपनी समझ बता दी थी, और साथ ही वह 9 ड्रैगन फिस्ट में ज़ू वेयांग की उपलब्धियों के बारे में भी बता सकती थी। कांपते हुए चूजिया को देखकर ज़ू वेयांग ने गहरी आवाज़ में कहा, चूजिया, तुम बुरे नहीं हो। तुम ये भी बता सकते हो कि मैं 9 ड्रैगन फिस्ट के तीसरे लेवल पर पहुंच गया हूं। ऐसा लगता है कि मेरे 38वें भाई ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अगर ऐसा है तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हें रख सकता हूं? महाराज, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। ये नौकर जानता है कि मैं गलत था। प्लीज़ इस बार इस नौकर को छोड़ दो। ये नौकर पक्का बकवास नहीं करेगा। चूजिया ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाया। जू वुआन एक पल के लिए चुप रहा और चुपके से एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिससे इंपीरियल पैलेस में पक्का तूफान आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए तुम पर यकीन करूंगा। हालांकि मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। मेरे पास असल में सिर्फ 9 ड्रैगन फिस्ट में थोड़ा टैलेंट है, इसलिए मेरी कल्टीवेशन प्रोग्रेस थोड़ी तेज़ है। असल में इस राजा का ओवरऑल टैलेंट बहुत ख़राब है। नहीं तो मैं इतने सालों बाद सिर्फ गोल्डन बोन रिफाइनिंग स्टेज तक ही कल्टीवेशन नहीं कर पाता। मैंने आगे बढ़ने के लिए ड्रग्स पर भी भरोसा किया। इसके अलावा ये राजा खास तौर पर बिना मोटिवेशन वाला है और पूरे 9 झाओ कंट्री में मजाक का पात्र है। ये नौकर आपकी बात पर यकीन करता है। महाराज सही कह रहे हैं। चूशिया ने बार बार सिर हिलाया, जैसे चूजा चावल पर चोंच मार रहा हो। तुम सच में मानते हो कि मैं एक बिना किसी बड़े इरादे वाला क्राउन प्रिंस हूँ? जू वुआन ने उसकी आंखों में देखा। मैंने अपनी असली ताकत कभी नहीं छिपाई। सच में, सच में। चूशिया की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। हालांकि जू वुआन ने पहले ही कुछ नोटिस कर लिया था। इससे उसने मन बना लिया। क्योंकि वह इस नौकरानी को मार नहीं सकता था, इसलिए अगर उसने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वह पक्का ये बात लीक कर देगी। अपनी जान बचाने के लिए उसे कुछ बेरहमी से करना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि चूजिया बहुत सुंदर थी। अगर वो धरती पर होती तो पक्का 90 या उससे ज़्यादा स्कोर के साथ टॉप ब्यूटी होती। वो धरती पर सेलिब्रिटी जेंग शुआंग जैसी दिखती थी, लेकिन वो जेंग शुआंग से कहीं ज़्यादा सुंदर थी। इस तरह उसने खुद को बेइज्जत नहीं किया। ये सोचते ही जू वुआन ने चूजिया का छोटा हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में जुबान बिंग बेड पर ले आए। क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये राजा एक बिना किसी उम्मीद वाला क्राउन प्रिंस है, तो इस राजा के साथ मज़े करो। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज, तुम क्या कर रहे हो? चूजिया के गोरे और बेदाग छोटे चेहरे पर घबराहट आ गई जब उसने डरते हुए पूछा। उसके प्यारे रूप ने जू वेयांग का दिल तेजी से धड़का दिया। जू वुआन का दिल जल रहा था। उसने चूजिया का छोटा हाथ कसकर पकड़ा और उसके मुलायम और नाजुक शरीर को गले लगा लिया। आपको क्या लगता है कि जो राजकुमार सुधार की कोशिश नहीं करता, उसे हर दिन क्या करना चाहिए? चूजिया ने डरते हुए जू वेयांग को अपनी मर्जी से करने दिया। जुबान बिंग के बिस्तर पर भेजे जाने पर उसका शरीर कांप उठा। उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, भले ही उसकी ताकत ऊपर से जू वेयांग से कहीं ज्यादा थी।
हालांकि महल के नियम सीखने के कई सालों बाद भी चूजिया ने जियोझाओ देश के क्राउन प्रिंस जू वुआन का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह बस उसे जो चाहे करते हुए देख सकती थी। महाराज, आप अभी तक बॉडी टेम्परिंग स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो इससे आपका यांग एसेंस जरूर बाहर निकल जाएगा। भविष्य में आपके लिए साधना करना मुश्किल हो जाएगा और असल में आपका साधना का रास्ता बंद हो जाएगा। आप यह नहीं कर सकते। हमारा नौझाओ देश मार्शल आर्ट पर बना है। अगर आपके पास काफ़ी ताकत नहीं है तो आप उस सबसे ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा करके तुम अपना भविष्य खुद खत्म कर लोगे। महाराज, ये नौकर मरने वाला है, रहम करो। यह इस नौकर का पहली बार है। होस्ट को बधाई कि उसने जिंदगी में पहली बार टॉप ब्यूटी चूजिया को किस किया। तुम्हें 1 लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि उसने जिंदगी में पहली बार टॉप ब्यूटी चूजिया को गले लगाया। तुम्हें 2 लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि उसने जिंदगी में पहली बार टॉप ब्यूटी चूजिया के साथ सेक्स किया। तुम्हें 5 लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। रात बिना एक शब्द कहे बीत गई। जू वयांग ने अपनी हरकतों से जूजिया को बताया कि वह नाइन झाओ कंट्री का सस्ता क्राउन प्रिंस कितना बेरहम, क्रूर और काबिल है। हालांकि जू वयांग के पास कोई और रास्ता नहीं था। कल रात मुश्किल का सामना करते हुए जू वयांग ने अपना दिमाग खपाया और उसे बस यही हल सूझा। इस तरह अगर चूजिया ने यह खबर लीक भी कर दी कि उसने पहले ही तीसरे लेवल तक 9 ड्रैगन फिस्ट की खेती कर ली है, तो जब उन्हें पता चला कि जू वुआन ने अपना असली यांग खो दिया है और उसके आगे की खेती का रास्ता आधा हो गया है, तो वे जू वुआन पर शक नहीं करेंगे और उस पर कोई जानलेवा मुसीबत नहीं लाएंगे। जहां तक बात है कि इससे चूजिया को नुकसान होगा या नहीं, यह जू वयांग की मेहरबानी थी कि उसने उसे नहीं मारा और उसके पूरे परिवार को खत्म नहीं किया, क्योंकि वह उसकी खेती की बातें छिपकर सुन रही थी। बिस्तर के कोने में उस छोटी सी आकृति को देखकर जू वुआन ने मजाक उड़ाया। अब तुम्हें यकीन करना चाहिए कि यह राजा कितना बेपरवाह है। आज रात मेरी सेवा करते रहो। भविष्य में ये राजा हर रात मजे करेगा। मैं अब मार्शल आर्ट की खेती नहीं करना चाहता। बाहर निकलो। ये नौकर समझता है, ये नौकर मेरी छुट्टी लेगा। चूशिया ने डरते डरते और बेबस होकर हाँ कर दी। मना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। उसके नाजुक और गोरे छोटे से चेहरे पर डर का एक निशान दिखा, लेकिन थोड़ी चिंता भी थी। हालांकि उसे जल्द ही दर्द की एक लहर महसूस हुई। चूशिया ने त्योरियां चढ़ाईं और लंगड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई। वह ध्यान से बाहर निकली जैसे कमल पूरी रात तूफान की मार झेल रहा हो। जैसे ही चूशिया दरवाजे तक पहुंचने ही वाला था, बेडरूम का दरवाज़ा अचानक खुल गया। दरवाजे पर लाई चुन का रूप दिखाई दिया। उसका सुंदर सा चेहरा चिंता और बेचैनी से भरा हुआ था। उसकी नज़र तुरंत चूशिया पर पड़ी। बिखरे हुए चूशिया और जू वयांग को देखकर, जो कुछ ही दूर पर बिखरे हुए थे, लाई चुन कांप उठे। उसने उन दोनों को हैरानी से देखा। तुम लोग। जू वुआन की तेज नज़र ने लाई चुन को इतना डरा दिया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये नौकर महाराज को नमस्ते करता है, कृपया मुझे माफ़ कर दें। जब मैं उठा तो मुझे चूजिया नहीं दिखी। मुझे लगा कि उसे कुछ हो गया है, इसलिए मैंने क्राउन प्रिंस के महल में हर जगह उसे ढूंढा। मैंने क्राउन प्रिंस को नाराज़ कर दिया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगली बार ध्यान रखना, अगर तुम आगे भी इतनी लापरवाह बनी तो ये राजा तुम्हें ज़रूर सज़ा देगा। जू वुआन ने लाई चुन को देखा और मन ही मन सोचा कि यह छोटी नौकरानी भी काफ़ी सुंदर है, चूजिया से ज़रा भी कम नहीं। उसे पकड़कर एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बस रात में बिस्तर पर थोड़ी जगह छोड़नी होगी। तुम सही समय पर आए हो। पहले इस राजा का बिस्तर ठीक करो और लाई चुन का अच्छे से ख्याल रखो। बाकी काम महल की दूसरी नौकरानियों पर छोड़ दो। जब तक उसने बिस्तर ठीक करना खत्म किया, लाई चुन ने पहले ही कन्फर्म कर दिया था कि उसकी अच्छी दोस्त और अच्छी साथी चूजिया सच में प्रिंस जियोझाओ जू वयांग के साथ पति पत्नी बन गई है। बेशक यह जरूरी नहीं था कि चूजिया क्राउन प्रिंस की औरत बनी। जरूरी ये था कि क्राउन प्रिंस जू वुआन ने अपना वाइटल यांग खो दिया था। वह अब वजिन नहीं था। जू वुआन को अभी टेम्पर्ड बॉडी स्टेज पार करके कास्ट मेरिडियन स्टेज में कदम रखना था। एक बार जब वह अपना प्राइमोडियल यांग खो देता तो इसका मतलब होता कि जू वुआन का मार्शल पाथ आधा हो जाता और उसके लिए भविष्य में कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाता। जू वुआन का टैलेंट और काबिलियत शुरू में उतनी अच्छी नहीं थी। अब जब उसने अपना प्राइमोडियल यांग बॉडी खो दिया था तो उसकी भविष्य की कल्टीवेशन स्पीड शायद आम लोगों से बहुत कम होगी। उसके लिए फाउंडेशन मेरिडियन स्टेज में कदम रखना असल में नामुमकिन था। और एक क्राउन प्रिंस जो बॉडी टेम्परिंग स्टेज में था, वह निश्चित रूप से नाइन झाओ नेशन का सम्राट नहीं बन पाएगा। नाइन झाओ नेशन के इतिहास का सबसे कमज़ोर सम्राट ज़ियानिटियन दायरे में पहुंच गया था। वेन कास्टिंग स्टेज में तो एक भी नहीं था, बॉडी टेम्परिंग स्टेज की तो बात ही छोड़िए। जू वुआन का भविष्य उसने बर्बाद कर दिया। इस बात को कंफर्म करने के बाद लाई चुन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो।
चाहे कुछ भी हो, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह मरता हुआ राजकुमार अचानक उसकी अच्छी बहन के साथ ऐसा कुछ करेगा। क्राउन प्रिंस के महल का माहौल बहुत ज्यादा दबाव वाला था। लाई चुन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जब ये बात फैलेगी तो कैसी लहरें उठेंगी। लगभग डर से कांपते हुए वह क्राउन प्रिंस के बेडरूम से बाहर निकल गया। अपने पीले पड़ चुके सबसे अच्छे दोस्त को देखकर लाई चुन खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, कल रात क्या हुआ था। ये चूजिया एक पल के लिए हिचकिचाए। उसने झू वेंसी के बारे में सोचा, जिसने उन्हें क्राउन प्रिंस के महल में अपनी पर्सनल नौकरानी बनने के लिए भेजा था। फिर उसने सोचा कि उसने कल रात झू वुआन के साथ क्या किया था और वह आगे क्या करेगी। हो सकता है कि वह झू वुआन के बच्चे की मां बनने वाली हो। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद चू शिया ने दांत पीसते हुए कहा, कल रात मैं चुपके से क्राउन प्रिंस की हालत जानने के लिए उनकी बॉडी देखने गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्राउन प्रिंस इतने बुरे मूड में होंगे और मेरे साथ ऐसा करेंगे। बस इतना ही। लाई चुन ने शक से चूजिया को देखा। कोई वजह ही नहीं है। झू वुआन ने बस अपना भविष्य बर्बाद कर दिया और अपना शरीर छोड़ दिया। चूजिया कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा नहीं है। मैंने बाद में क्राउन प्रिंस से इसके बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि उनका टैलेंट कमज़ोर था और उनके मेरिडियन घायल हो गए थे। अगर उन्हें ठीक भी कर दिया जाता तो उनकी साधना की स्पीड कम हो जाती। उनका भविष्य अंधकार में है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा जब कुछ राजकुमार और राजकुमारियां इन कुछ दिनों में क्राउन प्रिंस से मिलने आए तो उन्होंने खुले तौर पर और चुपके से क्राउन प्रिंस को समय रहते मज़े करने और मरने से पहले कुछ बच्चे पीछे छोड़ने के लिए मना लिया। वैसे भी भविष्य में कुछ होने की कोई उम्मीद नहीं थी। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस भावुक हो गए। इत्तेफाक से मैं कल रात चुपके से उनके शरीर को देखने गया था। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने बस वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। उद्धरण चिन्ह। ये लाई चुन चुप हो गया। उसे चू शिया की बातों पर शक नहीं हुआ। आखिर चू शिया ने जो कहा वह सही था। यही वजह थी कि झू वुआन ने चू शिया को बताया। पिछले कुछ दिनों में कई राजकुमार और राजकुमारियां झू वयांग से मिलने आए थे। कुछ राजकुमार और राजकुमारियों को चिंता थी कि झू वयांग सच में चीज़ों को बहुत ज़्यादा ले लेगा और सुसाइड कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो वे एक शील्ड खो देंगे, इसलिए उन्होंने झू वयांग को दूसरे तरीके से मनाने की कोशिश की। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मौत का इंतजार कर रहा राजकुमार सच में उसकी बात सुनेगा। उसने आखिरकार अपना भविष्य काट दिया और कल रात ऐसा किया। हालांकि सच कहूं तो लाई चुन असल में झू वयांग की पसंद को काफ़ी हद तक समझ गया था। हालांकि वह समझ गया था, लाई चुन को अभी भी उम्मीद नहीं थी कि झू वयांग, ये काया और नाकाबिल क्राउन प्रिंस, सच में ऐसा करने की हिम्मत करेगा। वह बस इतना ही कर सकता था। करो आह, लाई चुन ने आह भरी और झू वयांग पर दया आई। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। चलो पहले चीफ फू और वेई इनकाई को इस बारे में बताते हैं। ठीक है। चूजिया ने लाई चुन को ध्यान से देखा और पीले चेहरे से जवाब दिया। उसने लाई चुन को यह नहीं बताया कि झू वुजियान ने पहले ही 9 ड्रैगन फिस्ट को तीसरे लेवल तक कल्टीवेट कर लिया था। जब वेई इनकाई को पता चला कि क्राउन प्रिंस के बेडरूम में क्या हुआ था तो क्राउन प्रिंस पैलेस के गार्ड्स, महल की नौकरानियों और हिजड़ों को जल्द ही यह खबर पता चल गई। पूरा क्राउन प्रिंस पैलेस तुरंत हंगामा मच गया। क्या झू वयांग पागल है? वह सिर्फ 17 साल का है और उसने प्राइमोडियल यांग बॉडी को तोड़ने की हिम्मत की। क्या वह अभी भी फाउंडेशन मेरिडियन स्टेज तक आगे बढ़ना चाहता है? वह ऐसा करने में भी काबिल है। हमें इस मामले की तुरंत मास्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए और मास्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। झू वुआन सच में हिम्मत वाला है। उसने सिर्फ गोल्डन बोन टेम्परिंग तक ही साधना की है, फिर भी वह अपनी वर्जिनिटी तोड़ने की हिम्मत करता है। मार्शल आर्ट्स का उसका रास्ता साफ तौर पर कमज़ोर है। मैंने यह बात पहले ही कन्फर्म कर दी है। क्राउन प्रिंस झू वुआन सच में अब वजिन नहीं रहा। वह अब एक असली मर्द है। अपनी प्रिमोडियल यांग क्यूई खोने के बाद बॉडी टेम्परिंग स्टेज में झू वुआन की साधना पहले से दोगुनी असरदार होगी। उसके लिए फाउंडेशन मेरिडियन स्टेज तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। वेन कास्टिंग स्टेज को भूल जाओ, यह अभी भी पता नहीं है कि वह ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिफाइनमेंट तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। कहा जाता है कि प्रिमोडियल यांग क्यूई और प्रिमोडियल यिंग क्यूई के बिना एक मार्शल आर्टिस्ट के ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिफाइनमेंट तक पहुंचने की संभावना 10,000 में से एक से भी कम होती है। झू वयांग का कोई भविष्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पूरा क्राउन प्रिंस का महल एक ही बार में तूफान में आ गया। सभी गार्ड, महल की नौकरानियों और हिजड़ों को लग रहा था कि तूफान आने वाला है। झू वयांग को चाहे कितना भी कम ध्यान मिला हो, वह फिर भी नौजवान राष्ट्र का नया क्राउन प्रिंस था। उसे सत्ता में आए बस कुछ ही दिन हुए थे। अब जब नए क्राउन प्रिंस को हटा दिया गया था तो मार्शल आर्ट का रास्ता बंद होने वाला था। इससे पक्का बहुत बड़ा सेंसेशन होगा और पूरा 9 झाओ कंट्री प्रभावित होगा। असल में अगर मैड एम्परर झू झेनवू इस मामले में थोड़ा सोच समझकर काम करते तो बहुत मुमकिन था कि वह सीधे नए क्राउन प्रिंस झू वान्यू को खत्म कर देते।
उस समय इंपीरियल पैलेस में पक्का एक बड़ा बदलाव होता और पूरा इंपीरियल पैलेस एक बार फिर तूफान में गिर जाता। कई राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ साथ बड़े लोगों और मंत्रियों ने आखिरकार इस नाकाबिल प्रिंस झू वुआन को क्राउन प्रिंस के पद पर बिठा दिया था। वे उसे इतनी आसानी से कैसे हटने दे सकते थे? हरम में कई रखैलें भी थीं जो झू वुआन इस ढाल को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देंगी। हालांकि चून की चीजें पहले ही इस पॉइंट तक पहुंच चुकी थी, इसलिए कोई इसे छिपा नहीं सकता था। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मैड एम्परर झू जेनेवू आगे क्या रिएक्ट करेंगे। नौजहां राष्ट्र के सबसे ताकतवर व्यक्ति और महल के पक्के शासक के तौर पर पागल सम्राट झू जेनेवू को उसी समय खबर मिल जानी चाहिए थी जब क्राउन प्रिंस झू वुआन का असली आंग शरीर टूट गया था। लेकिन इस समय पागल सम्राट झू जेनेवू अकेले में एक सीक्रेट टेक्निक की साधना कर रहे थे। इसलिए भले ही बाहर के हिजड़े पागल सम्राट झू जेनेवू को ये खबर बताना चाहते थे, लेकिन वे अंदर जाकर उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करते थे। आखिरकार क्राउन प्रिंस झू वुआन के कमजोर भविष्य की तुलना में पागल सम्राट झू जेनेवू का अकेलापन ज्यादा जरूरी था। वह बस एक मौत का इंतजार कर रहे क्राउन प्रिंस थे और वह पागल सम्राट झू जेनेवू के एक बाल के बराबर भी नहीं थे। क्योंकि पागल सम्राट झू जेनेवू अपनी बंद दरवाजे की साधना में एक अहम मोड़ पर थे, इसलिए यह मामला उनके अकेलेपन से बाहर आने तक ही इंतजार कर सकता था। जब तक वह अकेलेपन से बाहर नहीं आया, तब तक पूरे हरम में अफरा तफरी मची हुई थी। कई राजकुमार, राजकुमारियां और रखैलें सोच रही थीं कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। अभी सबसे ज़रूरी बात यह है कि पागल सम्राट का गुस्सा शांत करने का कोई तरीका सोचा जाए ताकि उसे शक न हो कि झू वुआन ने उससे नुकसान से बचने के लिए ऐसा किया है। नहीं तो एक बार पागल सम्राट को शक हो गया तो अगर झू वुआन बच भी गई तो भी क्राउन प्रिंस का उसका पद छीन लिया जाएगा। क्या झू वुआन ने हमें पहले ही यह वजह नहीं बताई थी कि उसने अपना भविष्य क्यों बर्बाद किया? तो चलो पागल सम्राट को यह वजह पहले ही बता देते हैं। साथ ही झू वुआन को बरी करने के लिए और लोगों को ढूंढते हैं। हमें न सिर्फ उसकी जान बचानी है, बल्कि क्राउन प्रिंस के तौर पर उसका पद भी बचाना है। भाड़ में जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि झू वुआन इस बेकार क्राउन प्रिंस ने सच में ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने कुछ दिन पहले मेरी सलाह मान ली थी? लेकिन मैंने ऐसा सिर्फ उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सच में अपना भविष्य बर्बाद कर देगा। यह आदमी बहुत बेवकूफ़ है। जब मैं खाने पीने और मज़े करने की बात कर रहा था तो मैंने अपने प्राइमोर्डियल यांग बॉडी को तोड़ने की बात नहीं की। वह बेवकूफ़ झू वुआन क्या सोच रहा था? वह सूअर जितना बेवकूफ़ है। ये बात पागल सम्राट से बिल्कुल नहीं छिप सकती। ऐसे में मेरे साथ बोझ बांटने के लिए और लोगों को ढूंढना बेहतर है। पागल सम्राट इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे इतने सारे राजकुमारों और राजकुमारियों को नहीं मारेगा। झू जेनेवू सच में पागल है। उसे चिंता है कि राजकुमार और राजकुमारियां बहुत ज़्यादा शानदार हो जाएंगे और उसकी गद्दी के लिए खतरा बन जाएंगे। साथ ही उसे लगता है कि जो राजकुमार और राजकुमारियां जानबूझकर सुधरने से मना कर रहे हैं और खुद को नीचा दिखा रहे हैं, वे उसके मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। वे राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए बैलेंस बनाना मुश्किल बना रहे हैं। अगर यह बुरा आदमी न होता तो हम अभी इतनी बुरी हालत में नहीं होते। ये सच में बेनेगोन को बहुत गुस्सा दिला रहा है। झू वुआन की हरकतों की वजह से पूरे महल में अफरा तफरी मच गई थी। कई राजकुमार, राजकुमारियां और रखैलें झू वुआन को बरी करने का रास्ता ढूंढ रही थीं। साथ ही वे इस बात को भी दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थीं कि झू वुआन ने अपना भविष्य क्यों बर्बाद किया था। अगर वह सच में इससे छुटकारा नहीं पा सका तो वह अपने साथ और लोगों को भी घसीट लेगा। उस समय कानून आम लोगों को सजा नहीं देता था और वह ज्यादा सुरक्षित रहता। ये सब छिपाने की बात करें तो क्राउन प्रिंस के महल में कई जासूस थे और हर जगह दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों के लोग थे। जब ये राजकुमार और राजकुमारियां झू वुआन को मनाने गए तो उन्होंने जानबूझकर इसे नहीं छिपाया, इसलिए इसे छिपाना नामुमकिन था। इसके अलावा उन्होंने यह अच्छे इरादों से किया था। वे नहीं चाहते थे कि झू वुआन इतनी आसानी से आत्महत्या कर ले। कम से कम उन्होंने उसे जीने का मौका तो दिया, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। किसे पता था कि झू वुआन इस पर यकीन करेगा और सच में ऐसा कुछ करेगा? ये तो बकवास था। क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? हमने तुम्हें मज़े करने की सलाह दी थी, हमने तुम्हें ये भी सलाह दी थी कि जितना हो सके उतना जियो, और हमने तुम्हें इतना अच्छा परफॉर्म न करने के आइडिया भी दिए थे। लेकिन तुम कोई नेगेटिव नंबर नहीं बना सकते। तुमने न सिर्फ मौज मस्ती की है, बल्कि सिर्फ मज़े करने के लिए अपना भविष्य भी बर्बाद कर दिया है। तुम सच में हर दिन मज़े कर रहे हो और तुम्हें अब किसी चीज़ की परवाह नहीं है। क्या साधना और सुधार करना अच्छा नहीं है? सिर्फ इसी तरह से कोई लंबी उम्र पा सकता है, ज़्यादा ताकतवर मार्शल आर्ट सीख सकता है और भविष्य में ज़्यादा चीज़ों का मज़ा ले सकता है। इसके अलावा वे शाही महल में थे। जब तक पागल सम्राट झू जेनेवू का कंट्रोल नहीं था,
हर कोई जी भरकर सभी तरह के कुदरती खजानों का इस्तेमाल कर सकता था और अपनी ताकत बहुत तेजी से बढ़ा सकता था। एक बार जब वह कास्ट मेरिडियन स्टेज में पहुंच जाता तो उसकी उम्र 1 मिनट में लगभग 20 साल बढ़ जाती, जो बॉडी टेम्परिंग स्टेज से कहीं ज़्यादा थी। अगर वह कोनेट स्टेज में पहुंच पाता तो उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो सकती थी। उस समय क्या ये बहुत अच्छा नहीं होता? लेकिन बॉडी टेम्परिंग स्टेज के दौरान एक बार जब उसका असली यांग शरीर टूट गया तो भले ही उसने बहुत सारे स्वर्गीय खजाने खा लिए हों, असर 10% से भी कम होगा और उसके लिए मेरिडियन कास्टिंग स्टेज में कदम रखना बहुत मुश्किल होगा। क्या ये किसी बेवकूफ़ का बर्ताव नहीं था? ये राजकुमार और राजकुमारियां, साथ ही हरम में रखेलें, ज़ू वुयान की बेवकूफ़ी से पूरी तरह हार गए थे। वे कुछ देर के लिए परेशान हुए और ज़ू वुयान को बरी करने की पूरी कोशिश की। चाहे वह इंपीरियल पैलेस हो या क्राउन प्रिंस का महल, इसे एक गड़बड़ कहा जा सकता था। लेकिन इस सारी परेशानी की जड़ ज़ू वुयांग, जो क्राउन प्रिंस के बेडरूम में था, स्क्रीन पर आ रहे सिस्टम नोटिफिकेशन को खाली आंखों से देख रहा था। वह एक हैंडसम आदमी की तरह शांत था। होस्ट को बधाई की जिंदगी में पहली बार हजारों लोगों ने उसकी देखभाल की और उसकी चिंता की। आपको 1 लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई की जिंदगी में पहली बार लाखों लोगों को यह खबर मिली है कि उसकी प्राइमोडियल यान बॉडी टूट गई है। आपको 2 लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई की जिंदगी में पहली बार हजारों लोगों ने उसे बचाया। आपको 3 लाख ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। लाखों लोग जानते थे कि उसने कल रात क्राउन प्रिंस के बेडरूम में क्या किया था। वे ये भी जानते थे कि वह अब एक सच्चा लड़का नहीं रहा। यह होस्ट को जिंदगी में पहली बार शर्माने के लिए बधाई। आपको 12,222 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार शर्माने के लिए बधाई। आपको 2,22,222 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को जिंदगी में पहली बार प्राइवेसी में दखल देकर बुरी तरह बेइज्जत होने का एहसास होने के लिए बधाई। आपको 66,666 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ज़ू वानहाओ ने कभी नहीं सोचा था कि कल रात उसकी हरकतों से इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। उसकी राय में, अगर कल रात उसकी हरकतें थोड़ी भी गलत होती तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्रेजी एम्परर ज़ू जेनवू डांटता। आखिर सबको उम्मीद थी कि वह क्राउन प्रिंस ज़्यादा नाकाबिल होगा। इस तरह वह क्रेजी एम्परर ज़ू जेनवू की गद्दी को खतरा नहीं पहुंचाएगा, न ही दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों को। लेकिन ज़ू वुयांग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस मामले का असर इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो कहा ही जा सकता है कि ज़ू वुयांग, जो मॉडर्न समाज से आया था, उसने सामंती खानदानों द्वारा राज्य के वारिस को दी जाने वाली अहमियत को कम आंका था, भले ही इस वारिस के गद्दी पर बैठने की संभावना 10,000 में से 1 से भी कम थी। लेकिन फिर भी ज़ू वुआन इस समय इस पोजीशन पर बैठा था। आखिर वह पूरे नौजहां नेशन का क्राउन प्रिंस था, जो सिर्फ एक व्यक्ति के बाद दूसरे नंबर पर और बाकी सबसे ऊपर था। उसका बहुत इज्जतदार रुतबा था, इसलिए उसका हर कदम स्वाभाविक रूप से लहरों की लहरें पैदा करता था, जो धरती पर तथाकथित सुपर हेवनली राजाओं से कहीं ज्यादा थीं। उदाहरण के लिए, जब धरती पर एक हेवनली किंग आइडल ने अचानक घोषणा की कि वह शादी कर रहा है, तो इससे कैसा तूफान आएगा। इसके लिए स्वर्ग के राजा लियू का जिक्र किया जा सकता है। ज्यूझाओ देश के क्राउन प्रिंस ज़ू वुयांग के बॉडी टेम्परिंग स्टेज के दौरान अपनी वर्जिनिटी खोने की खबर स्वर्ग के राजा लियू की शादी की खबर से हजारों गुना ज्यादा सनसनीखेज थी। ज़ू वुआन सोचता था कि वह सिर्फ एक नकली क्राउन प्रिंस है जिसके पास कोई असली पावर नहीं है। मामला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इससे कोई बड़ी हलचल नहीं होगी, इसलिए इस बार वह थोड़ा ज्यादा बोल्ड था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वह उस पोजीशन में बैठेगा तो कुछ अजीब हरकतों का चौंकाने वाला असर होगा। उसके अपने भविष्य को बर्बाद करने जैसी बड़ी बात तो दूर की बात है। स्क्रीन पर लगातार आ रहे सिस्टम नोटिफिकेशन से ज़ू वुआन अंदाज़ा लगा सकता था कि उसके कामों से महल में किस तरह की हलचल मची होगी। असल में ये लहरें बाहर की दुनिया में भी खतरनाक स्पीड से फैल रही थीं। जब तक ये खबर कुछ और दिनों तक फैली, तब तक पूरे 9 झाओ किंगडम को शायद पता चल जाएगा कि उनके क्राउन प्रिंस ने बॉडी टेम्परिंग स्टेज के दौरान अपना असली यांग शरीर पहले ही खो दिया था, या यूं कहें कि उन्होंने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। उस समय ज़ू वुआन और भी शर्मिंदा होंगी और उन्हें अपने आप और ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिलेंगे। ज़ू वुआन वह सीन देख नहीं पा रही थीं। धरती पर वापस आकर उन्हें 100 लोगों ने मार डाला था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी वर्जिनिटी खोने की खबर से इतना बड़ा सेंसेशन फैल जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर हर कोई इसके बारे में जानता हो। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि डोंगयुआन कॉन्टिनेंट पर हर कोई इसके बारे में जानता हो। हर गार्ड, महल की नौकरानी और हिजड़ा जो क्राउन प्रिंस के बेडरूम में घुसा, उनके एक्सप्रेशन थोड़े अजीब थे, जैसे ज़ू वुयांग कोई नेशनल ब्यूटी हो जिसे कल रात पहली बार किसी ने पकड़ा हो। यह एहसास सच में बयान नहीं किया जा सकता। इस समय ज़ू वानहाओ सच में सबको बताना चाहता था कि भले ही उसने अपनी असली यांग बॉडी खो दी थी, लेकिन इससे उसकी कल्टीवेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसका भविष्य बर्बाद नहीं हुआ।
लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जू वयांग ऐसा कभी नहीं करेगा। अपने हाथों में स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम और बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की मदद से अपनी असली यांग बॉडी खोने की तो बात ही छोड़िए, अगर वह हर रात पार्टी भी करे तो भी जू वयांग की ताकत और भी तेजी से बढ़ेगी, बजाय इसके कि उसका अपना भविष्य बर्बाद हो जाए और उसकी ताकत 1 इंच भी आगे न बढ़ पाए। कल रात के म्यूजिक की मदद से जू वुवान की ताकत एक सुपरल्यूमिनल मिसाइल की तरह थी। वह अर्थ पास रेल्म के शुरुआती स्टेज से निकलकर अर्थ पास रेल्म के परफेक्ट स्टेज तक पहुंच गई। इससे पहले कि जू वुवान अपनी बढ़ती ताकत के साथ ठीक से एडजस्ट कर पाता, उसने आज बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो उसे अगले कास्ट मेरिडियन स्टेज की नेचुरल चेस की बेड़ियों को तोड़ना चाहिए। 10 लाख से ज़्यादा ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स एक उभरती हुई अजीब पावर में बदल गए। यह अजीब पावर पिछली किसी भी अजीब पावर से अलग थी, जिससे जू वयांग को आह भरनी पड़ी। ब्रेकर थ्रू पॉइंट सच में हमेशा बदलते रहते थे। वे जू वयांग के शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से कभी भी अलग अलग अजीब पावर में बदल सकते थे। भले ही जू वयांग ने इनमें से किसी भी अजीब पावर को नहीं पहचाना, लेकिन उनमें से हर एक जू वयांग के शरीर के साथ बहुत कंपैटिबल थी। वे जू वयांग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते थे, सबसे मजबूत कल्टीवेशन फाउंडेशन बना सकते थे और उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त ताकत ला सकते थे। इस अजीब शक्ति की मदद से जू वुवान के शरीर में एक स्पिरिट मेरिडियन का एम्ब्रियोनिक रूप हल्का सा दिखाई दिया। ये स्पिरिट मेरिडियन का एम्ब्रियोनिक रूप था जो फ्लॉलेस डाओ फाउंडेशन के साथ आया था। इसके बाद जू वुवान को बस जियांगहे के मेरिडियन कास्टिंग मैनुअल को फॉलो करना था और स्पिरिट मेरिडियन के एक नए रूप को अपने शरीर के एक खास हिस्से से जोड़कर उसे मोबिलाइज करना था। फिर वह धरती की इनर क्यूई को इकट्ठा करेगा जो जियांगहे की इनर क्यूई में बदल गई थी और इस स्पिरिट मेरिडियन के नए रूप को एक पूरे स्पिरिट मेरिडियन में डाल देगा, जिसका मतलब था कि जू वुवान मेरिडियन कास्टिंग स्टेज में आ गया था। जियांगहे के मेरिडियन फोजिंग मैनुअल के अनुसार, जो डोंगयुआन कॉन्टिनेंट में लाखों सालों के साधना अनुभव पर आधारित था, जू वुवान ने सबसे पहले अर्थचक्र मेरिडियन बनाए। इस तरह के स्पिरिचुअल मेरिडियन को चक्र मेरिडियन भी कहा जाता था। अर्थचक्र मेरिडियन डेंटियन और पैरों को जोड़ता था। एक बार जब ये सफलतापूर्वक बन जाता तो यह मार्शल आर्टिस्ट के पैरों को ज़बरदस्त स्पीड से चलने देता था। पैरों की ताकत घनी होती और लड़ने की ताकत बढ़ जाती। खासकर भागने की क्षमता आम पक्षियों से भी ज़्यादा होती। जू वुवान ने एक स्पिरिट मेरिडियन पर फोकस किया और उसे कंट्रोल किया, उसे अपने डेंटियन और पैरों से जोड़ा। साथ ही उसने जियांगहे के अंदर की सारी ची को हज़ारों खास टूल्स में बदल दिया और मार्शल आर्टिस्ट के एसेंस, ची और स्पिरिट का इस्तेमाल अर्थचक्र मेरिडियन बनाने के लिए बेस के तौर पर किया। ब्रेकर थ्रू पॉइंट से बदली हुई अजीब शक्ति स्पिरिट मेरिडियन के एम्ब्रियोनिक रूप में मिल गई, जिसने जू वयांग के एसेंस, क्यूई और स्पिरिट को पूरी तरह से पोषण दिया और फिर से भर दिया, जिससे जू वयांग बहुत तेज स्पीड से अर्थचक्र मेरिडियन बना सका। साथ ही ये ब्रेकर थ्रू पॉइंट एक और अजीब शक्ति में भी बदल गए जो अर्थ के चक्र मेरिडियन में मिल गई, जिससे अर्थ के चक्र मेरिडियन का पोटेंशियल बढ़ गया और जू वुवान की कल्टीवेशन फाउंडेशन स्टेबल हो गई, जिससे जू वुवान को और भी चौंकाने वाले फायदे मिले। जैसे जैसे अर्थ के चक्र मेरिडियन धीरे धीरे बन रहे थे, जू वुवान साफ महसूस कर सकता था कि उसके पैर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे। उसकी ताकत भी लगातार बढ़ रही थी और स्पीड सोच से भी परे थी। अर्थ चक्र मेरिडियन भी वर्चुअल और रियल के बीच में थे। वे मार्शल आर्टिस्ट की ताकत के आधार पर बहुत बड़े या बहुत छोटे हो सकते थे। जैसे जैसे अर्थ चक्र मेरिडियन का एम्ब्रियोनिक रूप और ज़्यादा पूरा होता गया, ये नेचुरली ज़्यादा रिवाइनची और अजीब शक्तियों को अकोमोडेट कर पाएगा। इस तरह फोजिंग स्पीड भी तेज़ होगी। जैसे जैसे जू वुवान लगातार आ रहे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन आते रहे, जिससे जू वुवान को और ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिलते गए, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। हालांकि वह अभी अर्थचक्र मेरिडियन बनाने में बिजी था, इसलिए जू वयांग के पास गाली देने का भी टाइम नहीं था। वह बस स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम को लगातार खुद पर हावी होने दे सकता था, जिससे उसे और ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिलते। जिस स्पीड से अर्थचक्र मेरिडियन बन रहे थे, वह और भी तेज हो गई। ये धीरे धीरे एक प्रोटोटाइप से आधे अधूरे शरीर में बदल गया, जो जू वयांग के पैरों और डेंटियन को असरदार तरीके से जोड़ रहा था। पूरा अर्थचक्र मेरिडियन 9 मीटर लंबा था, जो जू वयांग के पैरों और डेंटियन के बीच घूम रहा था। चक्र मेरिडियन जितना लंबा होता उतना ही मजबूत होता। आमतौर पर यह ज़्यादा हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता। हालांकि जू वुवान का चक्र मेरिडियन इस समय सिर्फ एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट था, लेकिन ये पहले ही मजबूती और लंबाई के मामले में उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से कहीं आगे निकल चुका था। कई राजकुमारों और राजकुमारियों में भी ऐसा कोई राजकुमार या राजकुमारी नहीं था जो 9 मीटर लंबा अर्थचक्र मेरिडियन बना सके। पागल सम्राट झू झेनवू भी ऐसा नहीं कर सके। कहने की ज़रूरत नहीं है कि सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट की मजबूती कई राजकुमारों और राजकुमारियों के अर्थचक्र मेरिडियन के बराबर थी, जो पहले ही बड़ी सफलता के स्टेज पर पहुंच चुके थे। यह बाहरी दुनिया के आम फाउंडेशनल मेरिडियन स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट से और भी ज़्यादा बेमिसाल था।
मेरिडियन नदियों की तरह थे और इनक्यूई नदियों की तरह थी। ये जियांग हे के मेरिडियन फोजिंग रिकॉर्ड में बताया गया आर्टेरियल सर्कुलेशन का सबसे ऊंचा दायरा था। यह असल में एक आइडियल जगह थी, लेकिन जू वुवान के शरीर में अर्थ आर्टेरियल सर्कुलेशन की पावर से एक बार जब ये पूरी तरह से बन गया और परफेक्शन दायरे तक पहुंच गया तो ये पक्का एक नदी जैसा होगा। भले ही उसके पास सिर्फ एक अर्थ चक्र मेरिडियन था, जू वुवान को भरोसा था कि एक चक्र मेरिडियन में उसके इनक्यूई की प्योरिटी और रिचनेस उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के कई चक्र मेरिडियन के बराबर थी। अगर वह 3 से 5 चक्र मेरिडियन बना पाता तो जू वुवान वेन फोजिंग स्टेज पर हावी हो सकता था और कॉनेट दायरे के बड़े एक्सपर्ट्स को धमका सकता था। एक बार जब सभी 9 चक्र मेरिडियन बन गए तो जू वुवान को भरोसा था कि वह आम शुरुआती स्टेज के कॉनेट एक्सपर्ट्स या यहाँ तक कि मिड स्टेज के कॉनेट एक्सपर्ट्स से भी लड़ सकता है और मार्शल दुनिया में एक फर्स्ट रेट एक्सपर्ट बन सकता है। लेकिन इतनी मजबूत साधना की नींव, इतने हैरान करने वाले अर्थ चक्र मेरिडियन और इतनी डरावनी जियांग ही की इनक्यूई के साथ जू वुवान की ताकत को छिपाना और भी मुश्किल होगा। उसने सोचा कि क्या परफेक्ट एज और ड्रैगन कंसीलमेंट और मस्टर्ड सीक्रेट स्किल जू वुवान की ताकत को पूरी तरह से छिपा सकते हैं। एक डैन कास्टवेन। जब तक ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की यह लहर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई, जू वुवान की ताकत कास्टवेन रेल्म के पहले टियर पर पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी थी। अर्थ चक्र मेरिडियन पहले ही फोज हो चुके थे और जियांग हे के अंदर की काफ़ी मात्रा में क्यूई को एडजस्ट कर सकते थे। जू वुवान को आगे जो करना था वह ये था कि इस अर्थ चक्र मेरिडियन को तब तक लगातार हैमर और टैम्पर करे जब तक कि यह परफेक्शन तक न पहुंच जाए। फिर वह दूसरा चक्र मेरिडियन फोज कर सकता था। अर्थ चक्र मेरिडियन के पूरा होने से जू वुयान की स्पीड कई गुना बढ़ गई थी। इल्यूजन गॉड स्टेप्स के साथ जू वुयान की भागने की एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इसे पूरे वेन कास्टिंग स्टेज में बुरा नहीं माना जा सकता था। नेचुरली एक कारण था कि वेन कास्टिंग स्टेज के दौरान फोज किया गया पहला चक्र मेरिडियन अर्थ चक्र मेरिडियन था। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कास्ट वेन के पहले लेवल को पार किया। आपको 60,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। कास्ट वेन के पहले लेवल में कदम रखने के बाद जू वुवान को हजारों ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले। ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स की इस लहर के साथ जू वुवान ने कास्ट वेन के पहले लेवल की ताकत को पूरी तरह से स्टेबल कर लिया और कास्ट वेन के दूसरे लेवल की ओर कुछ कदम बढ़ाए। इस समय जू वुयांग की पूरी ताकत कास्ट वेन दायरे के तीसरे या चौथे स्टेज के आम मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं थी। मार्शल आर्ट्स की पूरी दुनिया में जू वुयांग को लगभग दूसरे दर्जे का एक्सपर्ट माना जा सकता था। पूरे इंपीरियल पैलेस और यहाँ तक कि पूरी राजधानी ने सोचा कि जू वुआन, जिसने अपना असली यांग शरीर खो दिया था, उसका आधा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और वह इस जिंदगी में कभी भी फाउंडेशन मेरिडियन स्टेज में कदम नहीं रख पाएगी। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब वे जू वुआन के भविष्य के बारे में चिल्ला रहे थे तब जू वुआन चुपचाप अर्थ गेट के बड़े घेरे में पहुंच चुकी थी। इसके अलावा वह अर्थ गेट को तोड़कर बिल्डिंग पल्स स्टेज की एक्सपर्ट बन गई थी। उसने बिल्डिंग पल्स के पहले टियर में अपनी ताकत पूरी तरह से जमा ली थी। 9 झाओ नेशन में ऐसी स्पीड जरूर पहले कभी नहीं देखी गई थी। होस्ट की पहली महिला चूजिया को मैनेजर फू एनलिन से डांट खाने पर बधाई। आपको 1000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट की पहली महिला चूजिया को कॉन्क्यूबिन रोंग से डांट खाने पर बधाई। आपको 3000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट की पहली महिला चूजिया को महारानी जियुझाओ झाओ फांगहुआ से डांट खाने पर बधाई। आपको 10,000 ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जब जू वुआन दर्द से कराह रहा था तो इस दुनिया में उसकी पहली महिला चूजिया को 3 बार डांट पड़ी। सबसे पहले 38वें प्रिंस के भरोसेमंद हिजड़े चीफ फू एनलिन ने डांट लगाई, उसके बाद 38वें प्रिंस झू वेंसी की मां जिन रोंग ने, और यहाँ तक कि महारानी झाओ फांगहुआ ने भी चूजिया को डांटने के लिए बुलाया। हम दोनों ही ऐसे लोग हैं जो गिर चुके हैं, हम फिर से क्यों मिलें? झू वुआन ने आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इतनी बिगड़ जाएंगी। हालांकि उसे हैरानी इस बात की थी कि चूजिया ने किसी को नहीं बताया कि वह पहले ही 9 ड्रैगन फिस्ट के तीसरे लेवल पर पहुंच चुका है। इससे बेशक जू वुआन की हालत थोड़ी बेहतर हो गई। एक दिन पति पत्नी के तौर पर 100 दिन का प्यार। क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात उसकी हिम्मत भरी तरक्की ने चूजिया को जीत लिया हो? जू वुआन ने शक से मन ही मन सोचा, लेकिन चूजिया के बारे में उसकी अच्छी सोच थी। कल रात इतनी मेहनत करना और चूजिया को प्राइमोडियल यांग का शरीर देने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाना बेकार नहीं था। इंपीरियल पैलेस में सबकी नज़र में ऐसा काम बस एक तोहफा था। जू वुआन कितना भी नाकाबिल और कमज़ोर क्यों ना हो, वह फिर भी जियुझाओ देश का क्राउन प्रिंस था। चूजिया बस एक छोटी सी महल की नौकरानी थी। ज़्यादा से ज़्यादा उसे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला था। आखिर में उसे जू वुआन का पहली बार तोहफा मिला था। अगर ये तोहफा नहीं था तो क्या था? खुद चूजिया को भी ऐसा ही लगता था। सामंती समाज के कुछ कॉन्सेप्ट ने सच में जू वुआन, जो एक मॉडर्न इंसान था, को हैरान कर दिया था। ये भी पहली बार था कि लड़की को इतनी बुरी तरह डांटा गया था जबकि लड़का बेडरूम में सही सलामत था।
उस पर सभी को दया, हमदर्दी और नाकाबिलियत भी थी। हालांकि जू वानहाओ ये भी जानता था कि अभी की चुप्पी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि पागल सम्राट जू जेनवू अकेलेपन में साधना कर रहा था। एक बार जब पागल सम्राट जू जेनवू अकेलेपन से बाहर आएगा तो उसके लिए एक असली तूफान इंतजार कर रहा होगा। ये भी बहुत मुमकिन था कि वह मारा जाएगा। अगर उसे पता होता कि कल रात अचानक मिली प्रेरणा इतनी बड़ी मुसीबत लाएगी तो जू वुवान को इतनी अचानक प्रेरणा नहीं मिलती। ये दिमाग की लहर कैसे थी? ये दिमाग की लहर थी। उसे असली मालिक की यादें और विचार विरासत में मिले थे, लेकिन वह अभी भी मॉडर्न सोच की बंधक थी। उसने सच में ऐसा कर दिया। जू वानहाओ कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह बस चुपचाप पागल सम्राट जू जेनवू के रिएक्शन का इंतजार कर सकता था। साथ ही उसने सोचा कि अगर वह सच में मारा गया तो वह कैसे बचेगा। जियू झाओ क्राउन प्रिंस जू वुयान के वजन होने से जो तूफान आया वह जारी रहा और उसका असर बढ़ता ही गया। धीरे धीरे यह इंपीरियल पैलेस से पूरी राजधानी में और फिर आसपास के इलाकों और काउंटियों में फैल गया। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि भले ही यह मॉडर्न इंटरनेट की बराबरी नहीं कर सका, फिर भी पुराने ज़माने में इसे डरावना माना जा सकता था। ये खबर इंपीरियल पैलेस को सेंटर बनाकर लेयर दर लेयर फैलती गई। हर बार जब ये बात फैलती तो जू वुयांग को कुछ ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिलते। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलता, जू वुयांग को भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिलते। इस खबर के दर्जनों घंटे तक फैलने के बाद जू वुवान की ताकत पहले ही कास्ट वेन रेल्म के पहले लेवल की परफेक्शन तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद कास्ट वेन रेल्म के दूसरे लेवल तक पहुंचने का समय था। ऐसी स्पीड सच में हैरान करने वाली थी। बेशक ये सबसे ज़रूरी बात नहीं थी। बात यह थी कि पागल सम्राट जू जेनवू अकेलेपन से बाहर आ गया था। पागल सम्राट जू जेनवू को जिस बात की उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि जैसे ही वह उस सीक्रेट जगह से बाहर निकला जहां वह अकेलेपन में था, उसने बाहर दर्जनों लोगों को इंतजार करते देखा। वे सभी दरबार के ज़रूरी अधिकारी और हरम की पसंदीदा रखेलें थीं। पागल सम्राट जू जेनवू ने भौहें चढ़ाईं। अपने सामने घुटनों के बल बैठे लोगों को देखकर वह जानता था कि कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो ये लोग इतने अच्छे से यहाँ इंतजार नहीं कर रहे होते। 1 घंटे बाद जू वुयान के लिए इन लोगों के बहाने सुनने के बाद जू जेनवू का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह सीधे स्टडी रूम में चला गया। अंदर के ऑफिशियल सुपरवाइजर जू जिनजोंग जल्दी से उसके पीछे पीछे गया। दूसरे पसंदीदा शाही रखेलों और मंत्रियों ने जू वुयान को बिना किसी हिचकिचाहट के जाते हुए देखा और उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए? जू वुयान को ऊपर धकेलना हमारे लिए आसान नहीं था। अगर सच में कुछ हुआ तो न सिर्फ राजकुमारों और राजकुमारियों की ढाल चली जाएगी, बल्कि हमें भी बहुत नुकसान होगा। महामहिम ने जू वुयान को क्राउन प्रिंस इसलिए चुना क्योंकि वह कमज़ोर और नाकाबिल था। अब जब वह और भी ज़्यादा बेकार और नाकाबिल हो गया है तो इसे महामहिम की इच्छा पूरी करना माना जा सकता है। महामहिम को उसे बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं देनी चाहिए। किसने हमारे सम्राट को वेश्या और यादगार मेहराब दोनों बनने के लिए कहा? उसे डर है कि ये राजकुमार और राजकुमारियां बहुत शानदार हैं, लेकिन उसे ये भी डर है कि ये राजकुमार और राजकुमारियां बहुत बेवकूफ़ बन जाएंगे और उसकी इज्जत पर असर डालेंगे। हे महारानी, अपनी बातों का ध्यान रखना। इस तरह की बातें लापरवाही से नहीं कही जा सकती। एक बार महाराजा ने ये सुन लिया तो नतीजे सोच से भी परे होंगे। हालांकि महाराजा के अभी के रिएक्शन से ऐसा लगता है कि इस बार जू वुयांग मुश्किल में है। भले ही उसे मौत की सज़ा न मिले, कम से कम वह क्राउन प्रिंस के तौर पर अपना पद नहीं निभा पाएगा। क्राउन प्रिंस का पद खोने के बाद जू वुयान को रखने का हमारे पास क्या फ़ायदा? इस तरह के कचरे को जल्दी मर जाना चाहिए। ... क्या तुम मुझसे इतना डरते हो? जैसे ही वह स्टडी में घुसा, पागल सम्राट जू जेनवू अपना गुस्सा दबा नहीं सका। वह गरज कर बोला, पहले उसने खुद को आग लगा ली, फिर उसने खुद को घायल कर लिया। अब उसे अपना असली यांग शरीर भी नहीं चाहिए। जिनजोंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में इतना डरावना हूँ? मुझे टैलेंटेड लोगों से इतनी जलन होती है कि मैं सच में इतना डर गया हूं कि एक देश का क्राउन प्रिंस अभी अभी गद्दी पर बैठा है और इतनी परेशानी खड़ी कर दी है। महाराज, तुम बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो। ये निश्चित रूप से महाराज की गलती नहीं है। बस बात यह है कि महामहिम क्राउन प्रिंस बहुत डरपोक हैं। साथ ही किसी गलत इरादे वाले व्यक्ति के उकसाने पर उन्होंने ऐसा काम किया। जू जिनजोंग ने जल्दी से सिर झुकाया। महामहिम ने कोई गलती नहीं की। जो गलत थे वे क्राउन प्रिंस और कुछ दूसरे राजकुमार और राजकुमारियां थे जिनके गलत इरादे थे। अगर ऐसा है तो क्राउन प्रिंस से पूछने में मेरी मदद करो कि वह क्या चाहते हैं। जू जेनवू ने मजाक उड़ाया। ये बूढ़ा नौकर बात मानेगा, जू जिनजोंग ने जल्दी से कहा और धीरे धीरे पीछे हट गया। वह तुरंत क्राउन प्रिंस पैलेस की ओर दौड़ा। बाहर का शोर सुनकर जू वुवान के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि वह फिर भी बिस्तर से उठ गया और जू जिनजोंग के आने का इंतजार करने लगा। ये बूढ़ा नौकर महाराज को नमस्ते करता है।
जू जिनजोंग जल्दी से जू वुआन के सामने पहुंचा और उन्हें झुककर प्रणाम किया। जू वुआन ने हाथ हिलाया। प्लीज़ उठिए मैनेजर जू, क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्राउन प्रिंस पैलेस क्यों आए हैं? महाराज ने इस बूढ़े नौकर से महाराज से एक सवाल पूछने को कहा है। आप क्या चाहते हैं? जू जिनजोंग ने शांति से पूछा। उसकी आवाज़ गरजने जैसी थी, पूरे महल में गूंज रही थी। पूरा क्राउन प्रिंस पैलेस शांत था। सभी गार्ड, हिजड़े और महल की नौकरानियां चुप थीं, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। नौजहाओ देश के सम्राट झू झेनवू द्वारा जिंदगी में पहली बार सवाल पूछे जाने पर होस्ट को बधाई। आपने 3 लाख ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। झू वानहाओ ने एक पल सोचा, फिर झू जिनजोंग की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ पापा से कहो कि मैं सिर्फ पापा जैसा बनना चाहता हूँ, 100 बच्चे और 1000 पोते पोतियाँ चाहता हूँ। पागल सम्राट झू झेनवू को 3 बातों पर गर्व था। पहली बात यह थी कि उनकी मार्शल आर्ट को कोई हरा नहीं सकता था। पूरे नौजहाओ देश में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। दूसरी बात थी आसपास के छोटे देशों को हराना और नौजहाओ देश का इलाका बढ़ाना। आखिरी काम जो उसने किया वह था करीब 300 बच्चे पैदा करना। हालांकि उनमें से कुछ को उसने मार डाला था, फिर भी उसके छोड़े हुए बच्चों की संख्या नौजहाओ देश के कई बादशाहों से ज्यादा थी। इसीलिए जू वुआन ने पागल सम्राट जू झेनवू को जवाब देते समय ऐसा बहाना चुना। इसे पागल सम्राट जू झेनवू के जी स्पॉट पर चोट पहुंचाने वाला माना जा सकता है। साथ ही वह पागल सम्राट जू झेनवू को यह भी बता रहा था कि हालांकि जू वुआन के कुछ सपने थे, लेकिन उसके सपने सिर्फ बच्चे पैदा करना और अपने खानदान को फैलाना थे। उसका कोई और इरादा नहीं था। इसी वजह से जू वुआन ने अपना पक्का इरादा दिखाने के लिए अपना भविष्य भी बर्बाद कर दिया। इसके अलावा कई राजकुमार और राजकुमारियां, साथ ही हरम में रखेलें, उसे बरी करने की कोशिश कर रही थीं। जू वुआन को लगा कि पागल सम्राट जू झेनवू इस बार उसका सिर काटने तक नहीं जाएगा। अच्छा होगा कि इस मामले की वजह से उसे क्राउन प्रिंस का पद छीन लिया जाए। बेशक पागल सम्राट जू झेनवू गुस्सैल था। जू वुआन ने ऐसा करने में अपनी सारी एनर्जी लगा दी थी, इसलिए फेल होने की संभावना अभी भी बहुत ज्यादा थी। जू वुआन का जवाब मिलने के बाद जू जिनजोंग तुरंत पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी लौट आया। उसने देखा कि पागल सम्राट जू झेनवू स्टडी में अपनी तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था। जू जिन और जोंग हो तब तक किनारे खड़े रहे जब तक जू झेनवू ने बोलना खत्म नहीं कर दिया और फिर चलकर आया। महाराज, क्राउन प्रिंस का जवाब है कि वह महामहिम जैसा बनना चाहता है और उसके 100 बच्चे और 1000 पोते पोतियां हों। इसीलिए उसने अपना परिवार जल्दी शुरू किया। 100 बच्चे और 1000 पोते पोतियां। जू झेनवू एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो। मुझे याद है कि ओल्ड 19 ने दशकों पहले मुझसे यही बात कही थी, लेकिन उस समय हिज 19th हाइनेस पहले ही वेन फोर्जिंग स्टेज में कदम रख चुके थे। उन्होंने हिज मैजेस्टी के राज को पलटने की कोशिश में चुपके से सैनिकों और घोड़ों की भर्ती भी की थी। झू जिनजोंग ने इज्जत से कहा। झू झेनवू ने सिर हिलाया। हाँ, सही है। उस समय मुझे लगभग यकीन हो गया था। अगर आपको एहसास नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है और ओल्ड 19 के मुझ पर हमला करने से पहले आपने मुझे ये खबर नहीं बताई होती, तो मुझे डर है कि 9 झाओ किंगडम अब तक हाथ से निकल चुका होता। अब जब वह ठीक है तो वह मुझसे कह रहा है कि उसका कोई और इरादा नहीं है। वह बस शांति का राजकुमार बनना चाहता है ताकि वह भविष्य में बच्चे पैदा कर सके। क्या आपको लगता है कि आपको उस पर विश्वास करना चाहिए? महाराज, हमारा 9 झाओ नेशन मार्शल आर्ट्स पर बना है। पुराने ज़माने से ऐसा कोई शाही सम्राट नहीं हुआ जिसकी ताकत कोनेट दायरे से कम हो। महान पूर्वज ने एक बार कहा था कि अगर किसी में कोनेट दायरे या उससे ज़्यादा ताकत नहीं है तो वह 9 झाओ राष्ट्र का शाही सम्राट बनने के लायक नहीं है। झू जिनजोंग ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा। अगर सम्राट बहुत कमज़ोर हुआ तो क्रिमिनल्स उसे आसानी से मार देंगे। पूरा देश अफरा तफरी में पड़ जाएगा और टूटने का खतरा होगा। भले ही मैं सच में कमज़ोर ताकत वाला सम्राट बन जाऊं, लेकिन आसपास के राजकुमार और राजकुमारियां, शाही भाई बहन, वे उसे कभी भी मार सकते हैं और सम्राट की ताकत छीन सकते हैं। इसलिए अगर सम्राट में ताकत नहीं है तो वह असल में कोई खतरा नहीं है। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने बॉडी टेम्परिंग स्टेज के दौरान प्रिमोडियल यांग बॉडी को तोड़ दिया। इंपीरियल फैमिली की दौलत के बावजूद उसे ज़बरदस्ती कास्ट मेरिडियन स्टेज पर प्रमोट करना बहुत मुश्किल होगा। कॉर्नेट स्टेज की तो बात ही छोड़ दें। भविष्य में वह अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा और उसके आसपास के लोग उसे कभी भी मार सकते हैं और उखाड़ फेंक सकते हैं। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने अपने इरादे साफ साफ बता दिए हैं। वह निश्चित रूप से हिज मैजेस्टी के महान काम को खतरा नहीं पहुंचाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर झू झेनवू ने झू जिनजोंग की तरफ देखा जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। आखिरकार उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका गुस्सा अचानक गायब हो गया। ओल्ड 19 सिर्फ दिखावा करना और बातें करना जानता है, लेकिन वह पहले अपने कामों से बोलता है।
इसी तरह की बात करने से वफादारी और धोखेबाजी साफ पता चलती है। इस बार उसे जाने दो। सिर्फ उन्हीं लोगों को अच्छा सबक सिखाओ जिन्होंने उसे ऐश करने और अपना भविष्य छोड़ने के लिए उकसाया था। उन्हें 3 महीने के लिए जेल में डाल दो और 1 साल की सैलरी से सज़ा दो। लेकिन ऐसा करना और सुरक्षित रहने के लिए मार्शल आर्ट में अपना भविष्य छोड़ना कम से कम एक आदमी को तो करना ही चाहिए। अगर उसका भविष्य पहले से ही खराब ना होता तो मुझे सच में सावधान रहना पड़ता। क्योंकि वह 100 बच्चे और 1000 नाती पोते चाहता है, तो मैं उससे वादा करता हूं कि कल मैं स्वर्ग की पवित्रता के महल से 10 बेमिसाल सुंदरियों को क्राउन प्रिंस के महल में भेज दूंगा ताकि वह शाही परिवार की डालियां और पत्तियां ठीक से फैला सके। जहां तक क्राउन प्रिंस के पद की बात है, उसे गद्दी संभाले कुछ ही दिन हुए हैं। इसे इतनी जल्दी खत्म करना ठीक नहीं है। ऐसे में उसे कुछ समय के लिए रहने दो। ये बूढ़ा नौकर मेरी बात मानता है। झू जिनसोंग ने राहत की सांस ली और जल्दी से जवाब दिया। पागल सम्राट झू झेनवू के भरोसेमंद साथी के तौर पर भले ही उसे झू वुआन से ज्यादा लगाव नहीं था, फिर भी झू जिनसोंग नहीं चाहता था कि नया क्राउन प्रिंस झू वुआन इतनी जल्दी मारा जाए या उससे छीन लिया जाए। आखिर यह पागल सम्राट झू झेनवू की इज्जत के लिए नुकसानदायक होता। इसके अलावा पागल सम्राट झू झेनवू पहले ही 17 क्राउन प्रिंस को मार चुका था। अगर पहले 17 क्राउन प्रिंस को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे पागल सम्राट झू झेनवू की गद्दी के लिए खतरा थे, तो ये समय की बर्बादी होगी। इस बार अगर पागल सम्राट झू झेनवू कमजोर और नाकाबिल क्राउन प्रिंस झू वुआन को भी मारना चाहता, जिसने अपना ही भविष्य बर्बाद कर लिया था, तो पागल सम्राट झू झेनवू की जलन का आखिरी आवरण शायद हट जाएगा। सबकी मिली-जुली कोशिशों से कई राजकुमार और राजकुमारियां, हरम की रखेलें और यहाँ तक कि झू जिनसोंग जैसे लोग भी मिलकर काम करने लगे। इसके अलावा पागल सम्राट झू झेनवू को 19वें राजकुमार की मौत की बात याद आ गई। उसने उसकी तुलना झू वुआन से की और अचानक महसूस किया कि झू वुआन बुरा नहीं था। उसने आखिरकार झू वुआन को इस मुसीबत से निकलने में मदद की थी। न सिर्फ उसने खुद को नहीं मारा, बल्कि क्राउन प्रिंस का पद भी नहीं खोया। उसे 10 खूबसूरत औरतें भी मुफ्त में मिल गईं। इस तरह की सिचुएशन बेशक किसी के लिए भी अच्छी थी। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार पागल सम्राट झू झेनवू के गुस्से को खत्म किया। तुम मौत से बच गए हो। तुमने 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। हालांकि इस समय झू वुआन खुश नहीं था। वह, जो कास्ट वेन के दूसरे स्टेज में जाने की कोशिश कर रहा था, उसे शुरू में लगा कि उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ गई है और छिपना मुश्किल होता जा रहा है। उसे इतना बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलने की उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट एक अजीब सी ताकत में बदल गए जिसने झू वुआन को दूसरा चक्र मेरिडियन बनाने में मदद करना शुरू कर दिया। इस चक्र मेरिडियन को कहा जाता था समुद्र के तल पर चक्र मेरिडियन। समुद्र के तल पर चक्र मेरिडियन डेंटियन और किडनी को जोड़ता था। ये दूसरा चक्र मेरिडियन था जिसे एक मार्शल आर्टिस्ट को फाउंडेशन स्टेज में बनाना होता था। एक बार जब ये सफलतापूर्वक बन जाता तो मार्शल आर्टिस्ट की किडनी का काम बहुत तेजी से बढ़ता। ये कई आदमियों के लिए अच्छी खबर थी। इसके अलावा समुद्र के तल पर चक्र मेरिडियन बनाना मार्शल आर्टिस्ट के शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद था, जिससे मार्शल आर्टिस्ट पूरे शरीर में एनर्जेटिक रहता था और उसमें ज़बरदस्त सहनशक्ति और लड़ने की ताकत होती थी। एम्ब्रियोनिक स्पिरिट वेन की मदद से जियांग हे के वेन फोजिंग रिकॉर्ड में टॉप नॉच वेन फोजिंग टेक्निक और सबसे ज़रूरी उसके हाथों में ब्रेक थ्रू पॉइंट की मदद से समुद्र के तल पर चक्र मेरिडियन का बनना आसानी से हो गया। लगभग 1 घंटे में समुद्र के तल पर यह चक्र मेरिडियन बन गया। हालांकि यह सिर्फ एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट था, लेकिन इसने झू वुआन के शरीर की ताकत को पहले ही काफ़ी बढ़ा दिया था। उसका पूरा शरीर एनर्जी से भर गया था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बाघों और तेंदुओं को चीर सकता है। बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट अभी भी ऊपर आ रहे थे। झू वुआन ने अपनी पूरी ताकत से जियांग हे वेन फोजिंग रिकॉर्ड को सर्कुलेट करना जारी रखा, ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को अलग अलग फोर्स में बदल दिया और समुद्र के तल पर चक्र मेरिडियन को एक ऑर्डर में परफेक्ट किया। जैसे जैसे समुद्र के तल पर चक्र मेरिडियन परफेक्ट होते गए, झू वुआन के शरीर में रिवर इंटरनल क्यूई भी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और शुद्ध होती गई। उसके डेंटियन में इंटरनल क्यूई नदी ने 1 मीटर से ज़्यादा रेडियस का इंटरनल क्यूई बादल भी बनाया, जिसने बड़ी इंटरनल क्यूई नदी को ढक लिया। जब नदी की अंदरूनी क्यूई समुद्र के नीचे चक्र मेरिडियन बना रही थी, तो यह मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को मजबूत, पोषण देने और बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती थी, जिससे मार्शल आर्टिस्ट की स्किन, मसल्स, हड्डियां और 5 अंदरूनी अंग उसने एक बार फिर अपनी हदें तोड़ दी और भी मजबूत हो गया। जैसा कि सभी जानते थे, कोई जितने ज़्यादा चक्र मेरिडियन बनाएगा, यह उतना ही मुश्किल होगा। आखिर ये सभी चक्र मेरिडियन शुरू से बनाए गए थे और मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में ज़बरदस्ती जोड़े गए थे। मार्शल आर्टिस्ट के शरीर पर दबाव बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। चक्र मेरिडियन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, मार्शल आर्टिस्ट के शरीर पर दबाव उतना ही ज़्यादा होगा और इसके साथ ही बनाने में मुश्किल भी बढ़ेगी। लेकिन हर आशीर्वाद के साथ दुर्भाग्य भी होता था।
हालांकि चक्र मेरिडियन बनाना और भी मुश्किल होता जाता था, लेकिन जब ये चक्र मेरिडियन मार्शल आर्टिस्ट के शरीर पर दबाव डालते थे तो वे मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को मजबूत और बेहतर भी बनाते थे। नहीं तो ये मार्शल आर्टिस्ट ज़्यादा और मजबूत चक्र मेरिडियन को स्वीकार नहीं कर पाते थे। इस प्रोसेस के दौरान मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में भी बहुत बड़ा सुधार हो सकता था। इसलिए यह मार्शल आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं कि बुरी बात हो, लेकिन अगर वह इतना ज़्यादा दबाव नहीं झेल पाता तो वह आगे नहीं बढ़ पाता। सबसे बुरी हालत में उसके शरीर में चोट लग जाती और उसकी मौत का खतरा होता। लेकिन जू वियान को एक ब्रेक थ्रू पॉइंट की मदद मिली। उसने बेमिसाल मेरिडियन कास्टिंग डिवाइन आर्ट रिवर मेरिडियन कास्टिंग रिकॉर्ड बनाया और उसके पास बेमिसाल टैलेंट और काबिलियत थी। इन सभी फायदों के साथ जू वुवान के लिए आगे बढ़ना मुश्किल नहीं था। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कास्टवेन के दूसरे लेवल को पार किया। तुमने 80,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जब समुद्र के नीचे ये चक्र मेरिडियन पूरी तरह से स्टेबल हो गया तो जू वुवान को बेबस होकर एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। इससे पहले कि वह ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की पिछली लहर को एब्जॉर्ब कर पाता, हज़ारों और ब्रेक थ्रू पॉइंट्स आ गए। बेबस होकर जू वुवान बस अपने दुख और गुस्से को ताकत में बदलता रहा। उसने अपनी पूरी ताकत से उन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को एब्जॉर्ब किया जो समुद्र के नीचे चक्र मेरिडियन में मिल गए। समुद्र के नीचे चक्र मेरिडियन को लगातार बेहतर और परफेक्ट बनाता रहा। ये चक्र मेरिडियन भी 9 मीटर लंबा था। यह एक बहुत बड़ी नदी की तरह था जिसमें बहुत सारी इनक्यूई हो सकती थी। नदियों की इनक्यूई समुद्र के नीचे चक्र मेरिडियन का इस्तेमाल शरीर के आसपास के हिस्सों को पोषण देने के लिए भी कर सकती थी, जिससे शरीर के ये हिस्से ज़्यादा सख्त और लचीले हो जाते थे। हर चक्र मेरिडियन का बनना इस बात का इशारा था कि मार्शल आर्टिस्ट की ताकत में ज़बरदस्त सुधार होने वाला था। जैसे जैसे ब्रेक थ्रू पॉइंट बढ़ता गया, समुद्र के नीचे जू वियान के चक्र मेरिडियन बेहतर होते गए। उसका निचला डेंटियन फैलता और मजबूत होता गया। जियांग हे की इनक्यूई ज़्यादा अमीर और शुद्ध होती गई और उसकी फिजिकल फिटनेस बढ़ती गई। उसकी पूरी ताकत तेज़ी से बढ़ रही थी। जब 10 लाख से ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल गए तो जू वुवान की ताकत कास्टवेन रेल्म के दूसरे स्टेज पर पूरी तरह से स्टेबल हो गई थी। इसके अलावा वह कास्टवेन रेल्म के तीसरे स्टेज के बहुत करीब था। बस 1-2 दिन में जू वियांग की ताकत इस हद तक बढ़ गई थी। ये कहना होगा कि अपनी वर्जिनिटी खोने से जू वियांग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जू वुवान अपनी ताकत को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत खमीर वाली रोटी खाने जैसी थी। ये लगातार फैलती जा रही थी, फैलती जा रही थी और फैलती जा रही थी। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के लिए 1 या 2 साल के बिना एक चक्र मेरिडियन बनाना नामुमकिन था और यह स्पिरिट पिल्स की मदद से होता था। लेकिन जू वुवान ने एक के बाद एक 2 चक्र मेरिडियन बनाने में 1 दिन से भी कम समय लगाया। इसके अलावा जू वियान के अर्थ चक्र मेरिडियन और अंडरवाटर चक्र मेरिडियन उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में लगभग 10 गुना ज़्यादा मजबूत थे। दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती थी। हालांकि जू वुवान कास्टवेन रेल्म के दूसरे स्टेज में सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था, फिर भी उसकी फिजिकल फिटनेस, अंदर की ची की मात्रा या उसकी पूरी लड़ाई की ताकत कुछ भी हो, वे मार्शल दुनिया में स्थापित मेरिडियन के 5वें या 6ठे स्टेज के दूसरे दर्जे के एक्सपर्ट से कम नहीं थे। दूसरे शब्दों में, जू वुवान की अभी की पूरी ताकत के साथ वह जिउझाओ देश के जियांगहू में दूसरे दर्जे के एक्सपर्ट्स में गिने जाने के लिए पूरी तरह से काबिल था। बस इतना था कि इंपीरियल पैलेस में, जहां एक्सपर्ट्स बादलों की तरह आम थे, जू वुवान कुछ हद तक गायब था। एक बार जब वह नाइन झाओ इंपीरियल पैलेस से निकल जाता तो जू वुवान किसी भी काउंटी में बेकाबू होकर घूम सकता था और एक बड़ा टाइकून बन सकता था। अभी के लिए जू वुवान बस अपना सिर झुकाकर अपनी ताकत को ध्यान से छिपा सकता था। वह इसे जितना हो सके उतने समय तक छिपाएगी और सबसे अच्छा होगा कि वह मैड एम्परर के मरने तक इंतजार करे। इस तरह जू वुवान आखिर तक जिंदा रह पाएगा और उसे सुप्रीम पोजीशन तक पहुंचने का मौका भी मिलेगा। उस समय कौन जानता था कि वह कितने ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल कर सकता है और उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी।